बाबर आजम के साथ जो हमने किया अभी कि उसने कप्तानी ही छोड़ दी। एक चीज में बाबर आजम लैग कर रहा है, वो ये है कि बाबर आजम मैच नहीं जिता पा रहे। वर्ल्ड कप में हमने देखा कई लड़के की टीम में जगह नहीं बनती, आपने खिलाए। उन्होंने कप्तानी खुद छोड़ी या उनसे जबरदस्ती ली गई? मेरे सोर्सेज के मुताबिक कि ये वर्ल्ड कप इनका लास्ट, ये इनकी असाइनमेंट है। अगर तो बाबर आजम अच्छा करेंगे, पाकिस्तान को जिता जाते हैं तो ये कैप्टन रहेंगे, नहीं जिताते तो ये कैप्टन नहीं है। ये तो डिसाइड था। पूरे टूर्नामेंट में इंडिया ने सब टीम्स के साथ धांधली की है, तो इस खबर में कोई सदाकत है? अपने मैचेस ऐसे वेन्यू पे रखे गए भारत के जो पिचेस उनको सूट करती थी। पाकिस्तान के कुछ ऐसे मैचेस जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, चेन्नई की विकेट की मिसाल दें, वो सूट नहीं करती थी, उधर रखे गए। सारा ब्लेम यही कर दें कि धांधली हुई थी तो पाकिस्तान हार गया। भाई बाबर आजम खेल रहा है, रिजवान खेल रहा है, सऊद शकील खेल रहे हैं, तो किसी ने इनका बल्ला तो नहीं पकड़ा। रन तो इन्होंने खुद करने थे। शहनशाह अफरीदी बॉल कर रहा है, हारिस रऊफ कर रहा है, कौन कह रहा है 100 रन खाएं। सबसे अच्छी दोस्ती किस प्लेयर के साथ है? पुरानों में सबसे ज्यादा शोएब अख्तर के साथ है। कोई फनी मोमेंट शेयर करेंगे या उनकी कोई ऐसी कहानी? नान अकमल ने बॉल को पकड़ा और उनकी टांग के पास जाके ना उनकी टांग को पकड़ के करके डराया। जैसे आप डर गए। मैं डर गई। अब वो 6 फुट का बंदा, अच्छा। उसने उधर ग्राउंड में सब प्लेयर बताते हैं कि उसने चीखें मारना शुरू कर दी। शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद में से बेहतर कप्तान कौन है? अभी जितने भी लड़के हैं इन सब में से बेस्ट ऑप्शन शाहीन की है। अस्सलाम वालेकुम। सुनो कास्ट की एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में आपको ढेर सारा वेलकम करते हैं। आज जो शख्सियत हमारे मेहमान हैं वो हैं जी हरफन मौला। टीवी में एक्टिंग उन्होंने की है, मॉडलिंग उन्होंने की है, फिल्म में काम उन्होंने किया है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा तज्जिया भी करते हैं और साथ साथ अगर एजुकेशन वाइज बात करूँ तो उन्होंने लॉ किया है। भाई क्या ही बात है उनकी, उससे मिलवाते हैं जी। मैं बात कर रही हूँ चौधरी इरफान ज़हीर साहब की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और हमेशा की तरह आप आज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। इतनी क्लीन ड्रेसिंग करते हैं, खुद शौक है या घर वाले तैयार करके भेजते हैं कि नहीं भाई हमारा लड़का टीवी पे आ रहा है, अच्छा लगना चाहिए? अच्छा, मैं इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे याद पड़ता है मेरी होश संभालने से पहले भी मेरी अम्मी बताते थे मुझे कि मैं जब 2 साल का था या 2.5 साल का था तो मैं तब भी ये रिस्ट वॉच मैंने सारी ज़िंदगी कभी नहीं छोड़ी। अच्छा। और जो भी उस एज में भी बेल्ट पहनना, कपड़े साफ पहनना, तो उस टाइम ये इतनी थी। ओबियसली जब आप 5 6 7 साल के होते हो तो फिर थोड़ी आपको समझ आ जाती है। बट अम्मी मुझे बताती थी कि उस टाइम भी बाकी बहन भाइयों सिबलिंग में से मेरा ये थोड़ा था रुझान कि ज़रा साफ़ सुथरा रहना है, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से कपड़े ज़रा अच्छे पहने, थोड़ा सा भी कोई चीज़ गिर गई तो फ़ौरन माँ को कहना कि अम्मी इसको चेंज करें। मतलब तो वो शायद थोड़े से बचपन नखरे से दिखाने वाले, टशन दिखाने वाले कि नहीं अगर नहीं थोड़ी सी नखरे नहीं क्रीज कह पड़ गई मैं नहीं सकते। पहनूंगा भाई ये कपड़े। नखरे नहीं कह सकते, कुछ शायद मेरा ख्याल है ये आपके जीन्स के अंदर होता है किसी एक चीज़ का। अगर हम बात क्लीननेस की करें या आपको साफ ड्रेसिंग की बात कर लें तो ये शायद शुरू से था। और फिर मुझे खुद भी याद है कि मैंने जब से होश संभाली है, मुझे रिस्ट वॉच का बड़ा शौक है, तो मेरे पास अभी भी कोई घर में 10-12 तो होंगी। अच्छा। सन ग्लासेस का शौक है, इसका थोड़ा ज़्यादा है। रिस्ट वॉच मैं कभी ज़िंदगी मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी दिन मैं घर से बाहर निकला हूँ तो मैंने ये रिस्ट वॉच ना पहनी हो। तो कुछ चीज़ों का है बिल्कुल। मतलब बन ठन के रहने का शौक है लड़कियों की हाँ, तरह? नहीं वैसे लड़कियों को नहीं, लड़की मैं मतलब बन ठन कर अपडेटेड रहूं और अच्छा लगूं सबको। अच्छा लगना मेरा ख्याल है ये तो सुन्नत भी है, और आप साफ सुथरा रहना भी सुन्नत है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़रूर कर सकते हैं। बट मैंने कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो नहीं मैंने की, कुछ लड़के करते हैं, जैसे लड़कों ने चेन पहनते हैं, हाँ वो डिफरेंट रिंग्स पहनते हैं, बैंड पहनते हैं यंगस्टर, जब आप टीन एज में आते हैं ना, हाँ, वो ये टॉप्स ही पहने टॉप होते हैं कुछ पहनते लड़कों हैं, ने। ये हाँ। चीज़ें करते हैं। तो मैंने इनमें से औरतों वाली एक चीज़ भी अडॉप्ट नहीं की। यहाँ पर आप जेंडर स्पेसिफिक हो रहे हैं। नहीं मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारी गर्लिश आपके आइटम्स हैं, अच्छा। आप लड़कियों को सूट करती हैं, ये उन्हीं के लिए बनी है। तो आपको मर्द को भी ये चाहिए कि आपको जो भी अटायर करना है, अपना जो पहनना है उसने, वो एटलीस्ट आपसे रिलेट करता हो। कल को कोई देख के आपको ये ना कि यार इसने औरतों की तरह बैंड क्यों पहना है, इसने ये वो बैंड जैसे बालों में लगाते हैं, या कोई बैंड इधर हाथ में पहना है या रिंग पहनी है, इसी तरह वो सोने के जिस तरह कहा जाता है ये भी इस्लाम में है, तो मैंने गोल्ड किया, मैं वैसे भी नहीं पहनता। तो अच्छा। मुझे लगता है कि ये मर्दों से रिलेट नहीं करती, तो वो चीज़ें करें जो मर्दों से रिलेट करती है, तो चाहे एटलीस्ट आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट ठीक रहे, कोई आप पे ऑब्जेक्शन ना लगाए। अच्छा, इसलिए आपने मेकअप नहीं किया? अक्सर एंकर्स होते हैं वो मैं कहते नहीं हैं करता। हाँ मुझे तो मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, मैं वैसे ऑन एयर नहीं आऊंगा भाई। हाँ। आपको देखा ही नहीं हमने कभी अब मजे की मेकअप में। चीज़ ये है कि अक्सर मेरे शो में जब गेस्ट भी आते हैं हाँ। तो वो कहते हैं वो पफिंग करवा दे। हाँ। तो अब वो मैं मेकअप वाले को बुलाता हूँ तो मैं कहता इनके पफ कर दे, तो मैं खुद नहीं करवा रहा होता, तो वो कहते हैं आपने नहीं करवाना, मैं कहता नहीं।
तो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। हाँ, कई दफ़ा होता है कि आपकी बड़ा शो है या कुछ ऐसा है, जैसे ट्रांसमिशन बड़ी चल रही है, तो फिर ऑब्वियसली आपको उनकी बात सुननी मतलब पड़ती है। चैनल वालों की पॉलिसी है कि करवाना है, खुद हाँ, से थोड़ा दिल नहीं बहुत, करता कि खुद मैंने से नहीं। करवाना है। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब नेचुरल ब्यूटी है। ये आपको पता है, ट्रांसमिशन में बड़ा शुगर लगाया था। वो मेरे जो को-होस्ट थे या टीम थे कि शाइन है जी, चेहरे पे शाइन है जी, शाइन का राज क्या है? तो इस बात पे काफ़ी शुगर लगता था। अच्छा, चलें अब हम बात कर लेते हैं आपके थोड़ी-सी जर्नी की कि किस तरह जी। आपने जो है इस फ़ील्ड को जॉइन किया। स्पोर्ट्स एंकर बनने का खुद से शौक था कि बड़े होके भई बनना है तो स्पोर्ट्स एंकर बनना है, या बाय चांस ही आए? देखिए, थोड़ा-सा अगर मैं पीछे लेके जाऊँ तो मैं कॉलेज में था, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उधर एक प्ले हुआ, उधर मैंने परफॉर्मेंस दी। तो मुझे बेस्ट उसमें एक्टर का उन्होंने अवार्ड दिया, या जो भी है नाम कहना चाहिए। हुँ, सरमद खुसर वाज़ देयर, वो चीफ गेस्ट थे। तो उन्होंने मुझे अपना प्ले शाशलिक के लिए, उसमें उन्होंने कहा कि आप, मैं शाशलिक उनका पहला प्ले था और अच्छा, सिटकॉम था। हाँ। शायद आप पता पैदा भी नहीं हाँ, हुई मुझे हों। नहीं नहीं मुझे याद है, मेरी मम्मा ज़िक्र करती हैं अक्सर। हाँ, तो यूट्यूब उसमें पे आपने मिल जाएगा। परफ़ॉर्म किया है? उसे परफॉर्म किया था मैंने, 2 एपिसोड की थी उनके साथ। वॉव! तो वो की, फिर उनके साथ ब्यूटी पार्लर, उन्हीं का एक और प्ले आया, वो किया। तो हुँ, 7-8 साल मैंने ना बिट्स एंड पीसेस में टीवी प्लेस करता रहा मैं। तो फिर 2010-11 में तमाम इंडस्ट्री जो थी वो कराची शिफ्ट हो गई, लाहौर बिल्कुल ज़ीरो हो गया काम। और वैसे भी मेरे घर वाले इसको ज़रा मुझे मना करते थे कि तुम स्टडी की तरफ फोकस करो। तो मैं क्या करता था कि छुप के मुराद के मंथ में एक दिन किसी एक एपिसोड में, 2 में थोड़ा बहुत काम करके, ये था कि थोड़ा शौक पूरा हो जाता था। पैसे तो देते नहीं हुँ। थे, कोई दे अच्छा, देता पैसों था। के बगैर? पैसों के बगैर कोई दे देता था उस टाइम पे, कोई नहीं देता था। हाँ। और मेरा ख्याल है पहली दफ़ा पीटीवी में एक प्ले किया तो उन्होंने 2000 का चेक दिया। वो हुँ। चेक के लिए गए तो उन्होंने कहा जी साइन मिसमैच कर गए हैं, इसको दोबारा डिपॉजिट करें। मैं कहा भाईजान आप रख लें। मैंने वो भी नहीं लिया। इसका क्या राज़ है? बड़ा पैसा है क्या? नहीं, मतलब वो ऑब्वियसली प्रायोरिटी नहीं थी। मैं ये नहीं चाह रहा था कि इससे मैंने अभी कुछ इनकम गेन करनी है उस कुछ। वक़्त ऐज क्या थी जब पहला आपने सिटकॉम किया था? आई गेस मैं 17 का था, 17 एंड हाफ होऊंगा। ओह! अच्छा, मतलब काफ़ी पहले से आप काम कर रहे हैं। हाँ, वो किया। फिर इसी तरह एक दोस्त के साथ वो मॉडलिंग के लिए, उसको कहीं हो रहा था ट्रायल वगैरह, कुछ ऐसा रहा, तो उसने कहा जी मेरे साथ चलें। हुँ, वो लेके गया, मैं अब साइड पे बैठा हूँ, उसको देख रहा हूँ। वो भी मेरा ख्याल है मैं शायद 19 का था। हुँ। तो उन्होंने, वो थोड़ा सा हेल्दी था शायद, ये जो था, उन्होंने कहा जी तुम बैठ जाओ, आप आ जाए। तो उन्होंने फिर कहा वो दोस्त फिर ने तो एक बड़ी बददुआएँ दी होंगी, भई नहीं मेरे वो हक पे आपने डाका डाल दिया। नहीं वो बड़ा मेरा ऐसा दोस्त है, मेरा ख्याल है वो कभी ऐसी सोच नहीं रखता। तो उसने बल्कि अप्रिशिएट किया कि चलो, मैं भी ट्रायल ही देने आया था और तुम्हें सेलेक्ट कर लिया तो फाइन। उसने बड़ा मेरे साथ वो जाता भी रहा, इवन जब उसकी रिहर्सल होती रही, और फिर उसके बाद हमने एक शो किया। बट वो मुझे लगा दैट इज़ नॉट माई टाइप ड्यू टू सर्टन रीजंस, मॉडलिंग, मॉडलिंग जो है। अच्छा, तो फिर मैंने उसके बाद, एक दो ऑफर्स आई भी, तो मैंने उसको परसू नहीं किया। ओके। और फिर ये किया, फिर मैं प्रोफेशनल लॉयर बन गया, फिर जॉब वाले सीन में भी आ गया, प्रैक्टिस वगैरह शुरू की। एक्सक्यूज मी। इसमें अगर बात करें, जिस तरह आपने कहा कि कैसे आया, मेरी ना कुछ क्रिकेटर से दोस्ती होगी, और ख़ास तौर पे जो हमारे कोचेस थे 2015 में, ग्रांड फ्लावर में की आर्थर। हुँ, जब क्रिकेटर से दोस्ती हुई तो करते करते इनसे भी दोस्ती होगी, और क्रिकेटर से ज़्यादा दोस्ती होगी। अब आपको पता है कि जब एक फ़ॉरेन आपका कोचेज़ वो पाकिस्तान में रहते हैं, तो इनका ये रिज़ाइड करते हैं नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, नेशनल अकेडमी जो है कज़ाफ़ी के सामने। तो अच्छा, दोस्ती इतनी ज़्यादा होगी कि मेरा ऑफिस जो था गुलबर्ग में था, तो मेरी शाम की कॉफ़ी चाय इनके साथ होती थी डेली ऑलमोस्ट। अच्छा, तो उसमें क्या होता था कि फिर ऑब्वियसली हमने आपस में क्या डिस्कशन करनी है, फैमिली का आप एक दफ़ा हाल पूछ लेंगे, हाँ, ठीक है, वो मेरे से पूछ लेंगे हाउ द फैमिली, परफेक्टली फाइन। अगली बात हमारी क्रिकेट। और फिर उनके साथ जो लड़कों के सेशंस होते थे, मैं वो अटेंड करता था, प्लेयर्स के वो सारे। तो जब अक्सर मीडिया पे वो कोई न्यूज़ चलनी, तो मैंने उनको ट्रांसलेट करके बताना कि आपके वाले से ये न्यूज़ मीडिया पे चल रही है, तो वो उनको वो मतलब आप ट्रांसलेटर बन के बताते थे हाँ, कि ये बताता था चीज़ कि ये चल रही है अच्छा, चीज़। अच्छा, तो अच्छा, ऑब्वियसली उर्दू अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा हाँ, प्रॉब्लम इश्यू था। था। तो वो अक्सर उनके रूम में बैठे हुए हैं, गपशप चल रही है, खाना खा रहे हैं, तो वो जब मैंने उनको बताना, तो मुझे उन्होंने एक सोच दी। मिकी आर्थर और ग्रांड फ्लावर एक दिन मेरे साथ बैठे, उन्होंने कहा ये आपके जर्नलिज्म पाकिस्तान में ये प्रोफेशनल नहीं है। हमारा नाम या किसी का भी कोई भी चीज़ टैग कर देते हैं, ये हमने ये स्टेटमेंट दी है, जबकि हमें पता ही नहीं होता। तो हमें तो कोई हुँ, आके बताता आपने ये बात की थी। तो ये अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है जो इंटरनेशनल एक है सर सिनेरियो के अकॉर्डिंगली। तो आप जैसे लोगों को आना चाहिए, जिसको क्रिकेट की समझ हो। और हम समझते हैं कि आपकी जो गेम सेंस है हुँ, वो क्रिकेटर से भी कहीं से ज़्यादा है, क्योंकि हम आपसे अक्सर डिस्कशन करते हैं। हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है, मतलब उसी सराउंडिंग में हाँ, रहना, उसी फिर में आपको बड़ी डिस्कशन हो रही नॉलेज है, हो मतलब जाती हम है। बात कर रहे हैं टीम में इस लड़के को खेलना चाहिए। अच्छा, अब वो कोचेज़ हैं, उन्होंने खिलाना है।
तो मैं भी सम हाउ अनदर उनकी डिस्कशन का पार्ट बन जाता था। मैं कहता था इसकी डोमेस्टिक ने इसमें परफॉर्म किया, इसके अंदर पोटेंशियल, आप इसको ट्राई करें। फिर उसको ट्राई करते थे वो कई दफ़ा, ये नहीं कि सिफारिश कर रहा होता था, डिस्कशन का पार्ट। तो उन्होंने फिर मैंने कहना ये लड़का आपका नहीं चलेगा मैच में, इसको ये प्रॉब्लम है इसका ये, तो वो ऐसे चीज़ें हो जाती थी। अच्छा। तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना आपके ऊपर, वो कहते यार इसने ये बात की थी ऐसे ही हुई है। तो फिर उनका कॉन्फिडेंस मेरे पे बिल्ड हुआ, ये हमें सही एडवाइस करता है, ये डिस्कशन ठीक करता है हमारे साथ। तो फिर इस तरह मेरे माइंड में सोच आई। फिर बाबर अली जो एक्टर हैं हमारे, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो एक दफ़ा डिस्कशन हो रही तो बैठे बैठे उन्होंने कहा यार मैं मॉर्निंग शो करता हूँ। वो पंजाबी का मॉर्निंग शो करते थे, अच्छा। अपना चैनल था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें मॉर्निंग शो करते थे होस्ट। उन्होंने कहा इरफान मुझे ना क्रिकेट पे कोई सेगमेंट करना है, चैम्पियन ट्रॉफी 2017 की हो रही थी, तो मुझे कोई बंदा चाहिए इस पर बात करने के लिए। तो मैंने हंस के वैसे ही मजाक में कहा, मैं कहा मेरे से ज़्यादा कौन क्रिकेट जानता है, कोई आपके ख्याल में है पाकिस्तान में? तो कहते क्यों, तूने करना है? मैंने कहा करना नहीं, मैंने भी वो सेम उनकी बात बताई मिकी आर्थर और ग्रांट फ्लार की कि उन्होंने मुझे कहा है, तो मैं सोच रहा हूँ। तो कहते मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ, चला कल तू आजा मेरे पास और कल हम इस पे शो करते हैं। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, वो पता नहीं बहुत ज़्यादा देखा गया, मुझे तो आइडिया नहीं था। उस टाइम भी शायद इतनी ज़्यादा ये डिफरेंट फोरम नहीं था, एक सिर्फ फेसबुक या यूट्यूब ही थी शायद, अच्छा। बट वो काफ़ी देखा गया। उसका मुझे रियलाइजेशन इस तरह हुआ कि थोड़ा बहुत लोगों ने भी जानना शुरू कर दिया, और फिर मुझे डिफरेंट मॉर्निंग शो से कॉल्स आना शुरू हो गई। और पहले मेरा ख्याल है लाहौर न्यूज़ था, उससे आई, फिर 92 से आई, फिर पब्लिक से आई, फिर डिफरेंट डिफरेंट मतलब वो चैनल टर्निंग से। पॉइंट था आपके लिए। वो टर्निंग पॉइंट था। फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा आगे चलें तो मैं 2 ढाई साल एज ए एनालिस्ट काम करता रहा। कोई इवेंट होना, किसी ने कॉल कर देनी, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट। अब तब तक सब फ्री था। अच्छा। किसी ने कुछ पे नहीं किया। क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी कर रहा था, एक कंपनी थी उसका मैं लीगल एडवाइज़र भी था, अच्छा। उनका पंजाब हेड भी था। तो दो चीज़ें देख रहा था, तो ओबियसली मुझे सैलरी उधर से मिल जाती थी अच्छी। तो मुझे नहीं था कि मैं इसको एज ए कह लें कि शौक के तौर पे शौक आगे के तौर परस्यू पे कर रहा कर था। रहा था, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि इसको एज ए प्रोफेशन भी लेना है। अब उसमें ये था कि एक्टिंग में कर चुका था, एक्टिंग की तरफ मुझे लगता था कि यार वो बहुत टाइम टेकिंग है, आपका एक सीन करवाना है तो वो पूरा दिन बिठा के रखते हैं। 2 सीन है तो एक सुबह करवा लेंगे, एक रात को 14 घंटे के बाद करवाएंगे। तो मैं कहता ये अब मैं जिस प्रोफेशनलिज्म के अंदर जा रहा हूँ, अब उसके अंदर मेरे लिए ऑफिस छोड़ के ये करना तो मुझे नहीं समझ आती। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जिसको एक दफ़ा स्क्रीन का चस्का झटका पड़ जाए पड़ ना। जाए ना, वो उसकी ज़िंदगी में से जाता नहीं है। हाँ, ये मेरा दैट्स ट्रू। ख्याल है जो लोग इसको समझते हैं कि कहीं ना वो आपको छेड़ता है कैमरा कि आना है तूने वापस मेरे पास आना है, वो आपसे प्यार करता है, जो उससे करते हैं वो उससे भी करता है। तो खैर वो चलता रहा। 2 ढाई साल के बाद उन्होंने मुझे फवाद खुर्शीद साहब, अल्लाह ताला उनकी मफ़फ़रत फरमाए, वो डायरेक्टर हेड थे प्रॉब्ली पब्लिक न्यूज़ में। अच्छा। तो वो मेरे एक दोस्त है, उनके साथ वो मेरे से मिलने आए ऑफिस में। तो बिल्कुल मिलते हुए जाने लगे तो उन्होंने कहा पीएसएल शुरू होने लगा। अपने दोस्त को, मेरे दोस्त को कहा, कंबाइंड म्यूचुअल फ्रेंड थे हमारे, अच्छा। तो उनको कहा यार वो किसी क्रिकेटर को देख रहे हैं, मिल नहीं रहा कोई। उन्होंने कहा ये इरफान बड़ा अच्छा क्रिकेट पे नॉलेज रखता है और ये टीवी पे शोज भी करता है, इसको देख लें। उन्होंने मुझे कहा वाकई, वो फिर दोबारा बैठ गए। उन्होंने कहा तुम ना, मेरे से 2-3 उन चीज़ें पूछी क्रिकेट की, तो मैंने बताई। उन्होंने कहा यार आपका तो बड़ा नॉलेज है, तो आप मुझे कुछ चीज़ अपनी शेयर कर सकते हैं, मैं मैनेजमेंट को दिखा लूँ। मैंने कहा जी मैं भेज देता हूँ, मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं। मैंने शेयर की उनकी, मुझे 2 घंटे के बाद ही कॉल आ गई। मेरा ख्याल है वेरी नेक्स्ट डे पीएसएल शुरू होना था, कल से आप पीएसएल हमारे साथ कर रहे हैं। मैंने कहा पीएसएल मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो जॉब पे होता हूँ। उन्होंने कहा यार इसको ना आप मिस ना करें, ये आपके लिए लाइफ की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप जिस दिन आ सकते हैं उस दिन स्टूडियो आ जाएं, और क्योंकि डेली करना था। अच्छा। और किसी दिन फ़ोन पे आ जाएं, किसी दिन आप स्काइप पे आ जाएं, किसी तरह आप ना पूरा मंथ हमें दें, और ये आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। मैंने कहा ठीक है। वो उनके साथ पीएसएल किया, वो रेटिंग भी शायद पब्लिक न्यूज़ पे बहुत अच्छी आई। अच्छा। और ड्यूरिंग पीएसएल ही उन्होंने मुझे कह दिया, कोविड भी आ चुका था तब। उन्होंने कहा जी ये कोविड तो है, अभी चीज़ें रुकी हुई हैं, बट ये है कि हम स्पोर्ट्स का शो शुरू करना तो वो आप स्टार्ट करेंगे हमारे साथ। मैंने कहा मेरे पास तो होस्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई थिंक सो कि आई कैन डू दैट। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप करें, इसमें मेरी सपोर्ट आपके साथ है। अच्छा। ये वो एक ऐसा फिगर था जिसने, मैं अगर समझता हूँ मेरा कोई सगा भाई भी हो तो शायद इस तरह आपको लेके ना चले। कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं, मेंटोर कह लें, आपके बड़े, जो वाकई बड़ा होने का आपको सबूत देते हैं। और मुझे याद पड़ता है बस मेरा, मैंने पहला जब शो किया तो मुझे याद है आकिब जवेद का किया था मैंने इंटरव्यू एज अच्छा। ए होस्टिंग। और उससे पहले एक मैं कर चुका था एंडी फ्लावर का, जो मुल्तान सुल्तान के कोच थे, उनका पीएसएल के दौरान मैंने किया था एक इंटरव्यू। बट वो ये था कि मैं
एज एनालिस्ट था, उनके पास जाके इंटरव्यू किया, बट शो में एज एंकर मेरा पहला वो इंटरव्यू था। मैं करके वापस आया हूँ तो वो मेरा वेट कर रहे थे, और उन्होंने मुझे गले लगाया, मुझे कहते हैं बहुत अच्छा हुआ होगा। मैंने कहा ठीक हुआ है, बहुत अच्छा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि कई चीज़ें मैं करने के बाद सोच रहा था कि अच्छी हो सकती थी, और इंशाल्लाह मैं इसको इम्प्रूव करूँगा। मुझे फ़ील हो रहा है कि अभी इसको कर सकते थे। उन्होंने कॉन्फिडेंस देखे किसी को बनाने के लिए, मैं समझता हूँ, और ख़राब करने के लिए एक वर्ड होता है या लाइन। हुँ, लेट्स सपोज वो कह देते मुझे, भजन आप फ़ारिग हैं, आपको नहीं आता काम, हुँ, तो शायद मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता पहले शो में ही। हुँ, उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे शुएब अख्तर है ना, उसको कोई खिलाता या ना खिलाता, तो उसने 160 पे अगर बॉल की है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो उसने किया है। हुँ, तो अगर आपको काम आता है या आपको ये काम कर सकते हो, तो मैंने अपॉर्चुनिटी या कोई भी कहेगा, तो आपने इसको बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें। और आपने बहुत अच्छा किया। उन्होंने कही शायद थोड़ा बहुत देख लिया था शायद, बट उन्होंने मुझे जो कॉन्फिडेंस दिया, मैं आज का एक एक वर्ड मुझे याद है। और उन्होंने मुझे एक लाइफ की एडवाइस की। उन्होंने कहा, इरफान, जब आप अभी तो स्टार्ट हुआ आपका जर्नी, हुँ, आपने अपने दोनों कान बंद रखने हैं। प्रेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई आपको बटरिंग कर सकता है, हो सकता है आपको स्पॉइल करे, तारीफ, हुँ, झूठी तारीफ करके खुशामदी करे। खुशामदी करे, और आप अभी उस जगह पे नहीं पहुंचे, तो उसको भी आपने नहीं सुनना। हुँ, और दूसरा, आपको क्रिटिसाइज करेगा आपको गिराने के लिए, उसको भी नहीं सुनना। तो दोनों को ज़िंदगी में आपने जब काम करना है, तो ये दोनों विंडो बंद रखनी है। आपको कुछ भी कोई कह रहा है कि आपने बहुत ज़बरदस्त किया है, दुनिया में आप जैसा एंकर कोई नहीं है, आपने नहीं सुनना। हुँ, आपने अपने डे टू डे बेसिस पे एनालिसिस करना है, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। और इसी तरह, अगर आपको क्रिटिसाइज़ करता है और उसकी इंटेंशन क्या है, और आपने अपने सर पे सवार कर लिया कि जी आपने फ़लानी चीज़ ऐसे नहीं की, ऐसे करनी थी, और उसी पे चल में चले गए, तो आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो मैं अक्सर कई दफ़ा मुझे बुलाते हैं लोग किसी चैनल पे इंटरव्यूज़ के लिए भी, या मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता हूँ किसी लेक्चर्स के लिए, तो उनको मैं ये बच्चों को मैं ये ज़रूर चीज़, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत काम आई, हुँ, और अगर आप, मैं समझता हूँ कि इसको आप हर फील्ड में रिलेट कर सकते हो। हमारी फील्ड में थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि है। हमारी फील्ड ऐसी है कि जब आप शुरू करते हैं, तो वो लोग कई आपको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, ये क्या हुँ, कर लेगा, ये क्या हो जाएगा। फिर हुँ, आपको जब फेम मिल जाता है, अल्लाह ताला आपको रिकग्निशन दे देता है, तो फिर वही लोग आपके साथ बैठने को भी तरसते हैं, आपको इनवाइट भी करते हैं, बटरिंग भी वो करते हैं आपकी। बटिंग भी करते हैं। फिर कहते हैं जी शादी का फंक्शन है तो उसके बगैर नहीं होना, वो आएगा तो फिर होगा। मिसाल के तौर पे मैं इसमें रिलेट करूँ, तो कई ऐसे दोस्त हैं, बाब है या फैमिली मेम्बर हैं, जो अब बाहर से अब आते हैं, खास तौर बाहर रहते हैं, तो वो स्पेशली कोई गिफ्ट लेके आते हैं। हुँ, और मेरे 2-3 दोस्त हैं ऐसे, जिसने कोई रिस्ट वॉच लेके आ रहा है, ये भी मुझे दोस्त ने दी हुई है। अच्छा। तो कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई हाँ, परफ्यूम लेके आ रहा है, तो मैं उनसे, अब दोस्ती में आपके आपके पास लेवरेज होती है, हाँ, तो मैं कहता हूँ ये तुम मेरे लिए क्यों लेके आए हो? यार तुम हमारा दोस्त है, हमारा यार है, तो हमने तेरे लिए नहीं लेके आनी। मैं कहा मैं तो यार तुम्हारा 20 साल पहले भी था, पहले हुँ, क्यों नहीं लेके आए? ठीक है, दैट्स आप द किसी और को पॉइंट। क्यों नहीं, अगेन दोस्त को आप कह सकते हाँ, हैं। तो अगेन मैंने हाँ, कहा, सही बात है। यार अगर तुम मेरी इस फेम की वजह से या रिकग्निशन की वजह से लेके आ रहे हो, तो मुझे इसकी कोई नीड नहीं है। हुँ, और अगर तुम अपनी वैसे खलूस के साथ लेके आते हो, ऑब्वियसली आप तोहफे का इनकार नहीं कर सकते, बट मेरी नज़र में इसकी ज़्यादा वैल्यू होती है अगर तुम वैसे इरफान के लिए लेके आते। हुँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी सोच नहीं है, बट मुझे तो नज़र आ रहा है कि ऑब्वियसली हाँ, आपको कि फ़ील ये होती है, वाइब आती है आपको हर आ चीज़ की, जाती है कि हाँ। आप उनके किसी फैमिली के अंदर भी फंक्शन है तो कहेंगे आप भी आए, हुँ, हम, हमारा क्या काम है उसमें। हुँ, तो क्या आपको समझ आ जाती है चीज़ें कि लोग किस तरह चेंज होते हैं, बिहेवियर किस तरह चेंज होते हैं। हुँ, बट मैं एक समझता हूँ चीज़, आई एम लकी इनफ कि अल्लाह ताला ने इतनी अक्ल समझ बूझ दी, और मैं इस चीज़ को बड़ा, मेरा बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। आप ज़िंदगी में सब कुछ कर लें, आप कभी प्राउड ना हो, तकबर हुँ, ना करें। आप, मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को, आप जितने मर्जी से बड़ा गुनाह कर लें, बड़े से बड़ा मिस्टेक कर लें, लाइफ में ब्लंडर मार लें, अल्लाह हुँ, ताला ना आपको ढील देता है, अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देता है, क्योंकि वो फुरूर रहीम है। हुँ, लेकिन जब आप तकबर करते हैं ना किसी भी जगह के ऊपर, किसी चीज़ को लेके, तो आप समझ लें कि आपने उनको हिला दिया है अल्लाह ताला को, कि हुँ, जी पकड़ लें मेरे। तो आप उसमें नहीं फिर बच सकते। और इसकी आप मिसाल अगर आप रिकॉल करेंगे, पॉलिटिशियन से लेके, क्रिकेटर से लेके, दुनिया के किसी भी लोग पे आप देखेंगे, किसी बंदे का डिज़ास्टर हुआ, वो गिरा और ख़त्म हो गया, एकदम कोलैप्सिस, आप बड़े आपको लोग नज़र आ जाएंगे, हाँ, तो बिल्कुल। वो देखेंगे उसके पीछे कि वो ये रीज़न निकलेगी एक। हुँ, तो मेरा ये मानना है कि हमारी, क्योंकि फील्ड ऐसी होती है, ख़ासतौर पे यंगस्टर जो आते हैं, आज एक कोई बच्ची आई है, लड़का आया है, शुरू में उसे कोई भी नहीं जानता, कोई एक आधा शो मिल गया ऐसा, कोई क्लिप वायरल हो गया। अब तो सोशल मीडिया ने आसान कर दी है चीज़, आसान कर दी हैं पहले चीज़ें। तो फिर बहुत एफर्ट करनी पड़ती थी, आपको नाम बनाना पड़ता था। हुँ, मैंने कम से कम 3 साढ़े 3 साल होस्टिंग की है, तो अब मुझे साल डेढ़ से लगता है
कि नहीं अब लोग जानते हैं बहुत, अब तो खैर एक किसी की एक वीडियो आती है, किसी गाने पे डांस आता है, वो ओवर द नाइट पूरी दुनिया में फेम मिल जाता फिल्म में है, तो जाता फिर वो उससे संभाला नहीं जाता। है। और सबसे मुश्किल चीज़ आई गेस ये फेम को कंट्रोल करना है। हम्म। और आई बिलीव कि आप चाहे मौलवी हैं, चाहे आप किसी भी बहुत एरा बड़ी प्लस हैं, सेलिब्रिटी भी क्यों ना हो। कुछ भी हो, हाँ। हर बंदा ना दुनिया में रिकग्निशन चाहता है। हर हाँ। बंदा, कोई बंदा दुनिया का ऐसा नहीं है जो रिकग्निशन नहीं चाहता। हर बंदा, क्योंकि इंसान इस अल्लाह ताला ने उसकी शायद जबिलत का इंस्टिंक्ट का पार्ट डाल दिया कि इंसान चाहता है कि मुझे, आप देखें ना, एक मौलवी है, वो अल्लाह ताला ने उनको मुफ्ती बना दिया, वो अच्छा जी बहुत नाम पैदा हो गया, वो अपने किसी एक मस्जिद के अंदर बैठ के भी तबलीग कर सकते हैं। वो इंटरनेशनल फोरम पे क्यों जाते हैं? ठीक है, जहाँ वो मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं, साथ साथ वो अपनी रिकग्निशन भी चाह रहे हैं हम्म। कि मुझे भी, मेरी भी पहचान हो बहुत। दुनिया। और जो हाँ, सही कहता है ना बात है। बंदा कि नहीं मुझे तो स्क्रीन का या मुझे इसका शौक नहीं है, वो शायद इस अपने आप को, वो कहते हैं ना अंगूर खटे हैं। सेटिस्फेक्शन, मेंटल हाँ, सेटिस्फेक्शन। वो शायद उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, उसे पता मुझे मिलनी नहीं, तो वो ये जुमला हाँ, बोल रहा तो वो होता ये वो कहते हैं ना, दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब। है। ऐसे तो वो ये बोल देते हैं कि ऐसे बोल देते हैं। मुझे कोई शौक नहीं हाँ, वो है। बिल्कुल ऐसे करता है। तो मेरा मानना ये है कि आप इसको ज़रा कंट्रोल कंपोज रहें, हाँ। तो अल्लाह ताला, देखिए कई चीज़ों में ना डिले ज़रूर आता है, और डिले से मेरा नहीं ख्याल आपको कभी परेशान होना चाहिए। हम्म। और मेरी ज़िंदगी का, मैंने ज़िंदगी में जो चाहा अल्लाह ताला ने मुझे दिया, माशाल्लाह। और हर चीज़ मुझे डिले के साथ मिली। हाँ। कोई चीज़ मुझे सडन नहीं मिली। एक होता ना कि आप आज कुछ हो तो कल कुछ हो, ऐसा नहीं मेरी लाइफ में कुछ भी हुआ। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। सब कुछ मिला ज़िंदगी में। अभी तक मैंने ज़िंदगी में जो ख्वाहिश की अल्लाह ताला ने पूरी की, हम्म। बट जो ख्वाहिश थी उसके लिए, हर ख्वाहिश के लिए थोड़ा टाइम दिया। हम्म। तो मैं बड़ा कंटेंटेड हूँ इस चीज़ पे, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला एक प्रोसेस के थ्रू करते हैं जिससे चीज़ों की आपको वैल्यू भी मिलती है। देखिए ना, अगर आपको एक गाड़ी चाहिए, आप आज सोच रही हैं मुझे ये गाड़ी चाहिए, सुबह आपको गाड़ी वो मिल जाए, मैं आपको सर्टेनिटी से कह सकता हूँ आपको उसकी कदर नहीं मालूम होगी, आप उसको वैल्यू नहीं करेंगे, आप हो सकता है उसको ना उसका ख्याल रखें, उसको ख़राब कर दें। जब आपको थोड़े टाइम के बाद, वो 1 साल 1.5 साल उसके लिए शायद आपने स्ट्रगल भी करें, आप काम भी ज़्यादा करें, जब वो करके मिलेगी ना, तो उसकी उसकी बड़ी खुशी का कदर है। लेवल, उसकी कदर भी होगी, उसका हाँ। खुशी का लेवल भी आपका बहुत अच्छा होगा, और आप उसको फिर लेके मेंटेन भी अच्छा रखेंगे। सही बात है। अच्छा, हमने आपकी जर्नी की तो बात की कि किस तरह आप इस फील्ड में आए। मुझे ये बताएं कि आजकल नए बच्चे आ रहे हैं जिनको बस बोलने का शौक होता है कि मैं किसी तरह बस स्क्रीन पे आ जाऊं। स्क्रीन की हमने बात जी। की अभी, उससे रिलेट करके सवाल कर रही हूँ। लेकिन उनको क्रिकेट का नॉलेज नहीं होता कि क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, बस बैठ जाते हैं स्क्रीन पे और बोलने लग जाते हैं। तो ऐसे स्पोर्ट्स एंकर या जर्नलिस्ट का कोई फ्यूचर होता है? इसमें मैं एक और चीज़ पहले ऐड कर दूं, अक्सर लोग हमसे सोशल मीडिया पे भी कांटेक्ट करते हैं, जब मिलते भी हैं लोग, खासतौर पे कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों के, हर बंदे का एक, या तो एक्टर बनना चाहता है 99.9%, या वो एंकर बनना चाहता है। तो ये पाकिस्तान में हर बंदे का, जो 1% है वो शायद सिंगर है। तो ये 3 प्रोफेशन तो हर कोई चाहता है, चाहे वो किसी भी शोबे में जा रहा है, किसी भी शोबे में उसकी लाइफ गुजर रही है, तो इन तीनों में से तो कहीं ना कहीं अपने आप को फिट इन करता है। तो एंकर अब टेंडेंसी ज़्यादा सोशल मीडिया से बढ़ रही है, तो वो मेरे से पूछते हैं कि क्या कर, पहला हमें क्या ऐसा काम करना है कि हम एंकर बन सकते हैं। तो मेरा उनको हमेशा मैसेज होता है कि वो आपके अंदर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं ना होगा, कॉन्फिडेंस ले आए। जिसके अंदर, जिस शख्स के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, वो एंकर बन जाएगा। और ये मेरा ख्याल है हर, आप फील्ड के अंदर भी बात कर सकते हो कि जितना आप एक आम बंदे और दूसरे देखें, मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि अगर एक ऑफिस के अंदर 1000 बंदा काम कर रहा है फॉर इंस्टेंस, अल्लाह ताला ने तो सबको सेम बना के भेज दिया, 2 आंखें, नाक, कान, 2 हाथ, अल्लाह ने वही तो कोई दिमाग है। डिस्क्रिमिनेशन, वही दिमाग है, हाँ। डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं की। हाँ। एक उसी अदारे के अंदर चेयरमैन या प्रेसिडेंट होगा, दूसरा उसी अदारे के अंदर पीएन होगा। हाँ। ठीक है, कोई 1 करोड़ कमा रहा है सब फॉर इंस्टेंस मंथ का, एक कोई 10,000 कमा रहा है। तो फ़र्क कहाँ से आया? फ़र्क आया आपकी मेंटल ग्रोथ के अंदर। मेंटल ग्रोथ जिसकी जितनी स्ट्रांग होगी, जो मेंटली जितना स्ट्रांग होगा, अल्लाह ताला ने उसको एबिलिटी दी होगी। इस पे हम ज़रूर ये बहस कर सकते हैं, डिबेट की जा सकती है कि अल्लाह ताला ने उसके नसीब में लिखा था ये था, लेकिन कुछ बेसिक फंडामेंटल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा, आप जो खुद अपनी डेवलपमेंट के अंदर बात करते हैं वो कॉन्फिडेंस है। आप दुनिया के लायक तरीन आदमी है, ज़हीन तरीन आदमी है, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस अगर नहीं है कि मैं अगर किसी 2 बंदों के आगे बैठ, मैं डिटेली ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जब वो किसी को देखते हैं या तो किसी के आगे बात करते हैं तो उनकी टांगें शिवर करती हैं। मैं खुद बचपन में ऐसा शायद था कि मैं, अम्मी बताते थे कि जब कोई घर में गेस्ट आता था तो मैं अम्मी की गोद में सर रख देता था, तो मैं गेस्ट को देख नहीं पाता था, इतना ज़्यादा शायद था मैं।
तो फिर आपने आपको जब बड़ा हुआ, पढ़ना शुरू किया, समझ आई, खुद कोशिश की, अपनी काउंसलिंग खुद की, कुछ माँ बाप का भी ओबियसली थोड़ा बहुत रोल तो ज़रूर होता है आपकी अपब्रिंगिंग में, हुँ, ब्रॉटअप के अंदर उनका तो डेफिनेटली रोल होता है। हुँ, तो कॉन्फिडेंस मस्ट है, वो नहीं होगा तो आप कोई भी ज़िंदगी में काम नहीं कर सकते। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था, असल में सोशल मीडिया के जहाँ बेनिफिट्स हैं उधर बहुत ज़्यादा डीमेरिट्स भी हैं। हम जैसे आए हैं ना, एक प्रॉपर आप एक अदारे के अंदर जब काम करते हैं, एक रूल एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो करते हैं, एक सर्टन एसओपीज होते हैं, हुँ, डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं, ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी है। हुँ, अब एक बच्चा, अब आप अभी किसी क्रिकेट के टॉपिक पे लिखेंगे तो 100 क्लिप आ जाएंगे, 100 में से 90 सोशल मीडिया के होंगे। वो अपने ड्राइंग रूम में बैठा है, वो किसी की बैशिंग कर रहा है, किसी की लेग पुलिंग कर रहा है, किसी के हुँ, बारे में फेक न्यूज़ दे रहा है। हुँ, वो सारे बेचारे 2 4 दिन 5 दिन किसी एक वीडियो के ऊपर अच्छा थंबनेल लगा के व्यूज़ मिल जाते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ तक इसका दूसरा काउंटर पार्ट जो है वो हमारे मीडिया का है। हुँ, अब अगर स्पोर्ट्स की मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, तो आपको व्यूज़ मिलना एक सेपरेट चीज़ है। अब मैं बड़े जर्नलिस्ट हैं, मैं क्योंकि सब अच्छे कुलीग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, बट ये है कि वो जब भी कभी इंटरव्यू करते हैं या कुछ ट्वीट करते हैं या कुछ लिखते हैं या कोई भी उनका शो आता है, तो अगर आप उनके नीचे कमेंट्स पढ़ें तो वो सारे गालियों से भरे होते हैं, हुँ, 99%। आप जब भी देखेंगे, अब वो जो अदारे की मजबूरी है उनको रखना या चलना, अब प्रॉब्लम क्या है, वो रीज़न क्या होती है कि वो एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म कर रहे होते हैं। किसी प्लेयर को फेवरेटिज्म के चक्कर में, कोई उससे बेनिफिट लेने के चक्कर में, किसी को ऐसा, आपका लड़का है जो दोस्त है, किसी ने उसने आपको नवाजा हुआ है, हुँ, तो उस चक्कर में करते हैं। अब अल्लाह को हज़र नाज़र जान के मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने पूरे कैरियर में कभी एजेंडा बेस्ड बात नहीं की। हुँ, चाहे जितना मर्जी अच्छा प्लेयर है, अगर उसकी टीम में जगह बनती है, उसको सपोर्ट किया है, जितना मर्जी क्लोज फ्रेंड है उसकी, अगर परफॉर्मेंस बुरी जा रही है तो हमने मीडिया पे कहा है कि इस बंदे की टीम में अभी जगह नहीं बनती, मतलब दूसरे ट्रू को आना चाहिए। जर्नलिज़्म किया आपने। देखें, इंसान है, शायद हमसे भी गलती हो सकती है, बट अपने पूरे अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के मैं इस चीज़ को दावा कर सकता हूँ कि कभी एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म नहीं की। हुँ, तो मेरा ख्याल है बीइंग अ मुस्लिम, और एक अच्छे जर्नलिज्म का तकाजा भी यही है और हुँ, फ़र्क भी यही होता है। देखिए ना, लोग जो घर में बैठा है वो हम पे ट्रस्ट कर रहा है, वो हमें सोच रहा है, एक तो सुनना चाह रहा है कि हकाइक क्या है, रियलिटी क्या है, और अगर हम उसको कोई फेक न्यूज़, कोई ऐसी चीज़ बताएंगे और या एजेंडा बेस को स्टोरी बना के फैब्रिकेटेड स्टोरी बताएंगे, तो वो शायद उस टाइम तो मंजन बिक जाएगा हमारा, हुँ, व्यूज़ भी मिल जाएंगे, वो भी जिसको खुश करना चाह रहे थे वो भी हो जाएगा। बट एक तो सर्टनली आप कुछ टाइम के बाद एक्सपोज हो जाते हैं क्योंकि हुँ, चीज़ें आती हैं सामने, और दूसरी अगेन जो रब की ज़ात आपको देख रही है, हुँ, वो आपके काम में क्यों बरकत लाएगी। बरकत तभी आएगी जब आप ऑनेस्टी के साथ चल रहे हैं, तो हुँ, ऑनेस्टी मेरा ख्याल है आप किसी भी पार्ट पे नहीं छोड़ सकते। हुँ, माशाल्लाह इतनी प्यारी बातें करते हैं, कहीं मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं रह चुके? जी, मैं रह चुका हूँ। अच्छा ये काम भी कर लिया आपने? हाँ, मैं यूनिवर्सिटी में मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे ही लेक्चर देता हूँ। वाह, वाह! आप तो हाँ। हर फन मौला है, मेरा जो इंट्रोडक्शन था वो बिल्कुल ठीक था मतलब के। हाँ, और बस ऑब्वियसली उसके अभी स्पोर्ट्स की चीज़ों में ज़्यादा एंगेज हो गया हूँ, अब उसको हुँ। टाइम नहीं दे पा रहा, बट वन ऑफ कोई ना कोई सेशन अगर आए तो वो ज़रूर मैं कर लेता हूँ अटेंड। बेहतरीन। अच्छा चलिए अब स्पोर्ट्स की क्रिकेट की बात कर लेते हैं। मुझे ये बताएँ कि 3-4 महीने से हमारे जो पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स हैं, वो बहुत बुरा परफ़ॉर्म कर जी। रहे हैं। क्या हो गया टीम को? पहले अदवारों में जो हमारे प्लेयर्स हुआ करते थे, उनके बड़े नाम हुआ करते थे, जावेद मियांदाद, इमरान खान और हम्म। कितने मतलब शाहिद आफरीदी रिसेंटली हम बात कर लें। अब के प्लेयर्स को हमारे क्या हो गया है? क्यों नहीं वो सही खेल पा रहे? देखिए, अगर हम 4 5 मंथ पहले जाएं तो यही लड़के नंबर 1 बने, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा पाकिस्तान की टीम ओडीआई में नंबर 1 आई। होता पता क्या है, ये अगर आप किस मैं बड़ा इसको कीनली और क्लोजली देखा, आपके जो कंट्री के हालात होते हैं ना जी, हुँ, वो आपकी स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करते हैं। आपका जिस तरह मुल्क चल रहा होगा उसी तरह की आपकी स्पोर्ट्स होंगी। उसकी मैं अगर थोड़ा पीछे लेके जाऊं तो 90s में पाकिस्तान 4 स्पोर्ट्स के अंदर वर्ल्ड चैंपियन था। क्रिकेट में था, हॉकी में था, स्नूकर में था, स्क्वॉश में था, और उसके अलावा भी दीगर स्पोर्ट्स में भी हम बहुत अच्छा करते थे। हुँ, ग्रेजुअली हमारा डिक्लाइन शुरू हुआ, कंट्री के टर्बुलेंस आई, हालात ख़राब हुए, इकॉनमी डाउन हुई, और ख़ास तौर पे ये 3 4 साल कोविड की भी चले हम बात कर लेते हैं, इकोनॉमिकली हम बहुत नीचे गिर गए, जो एक पॉलिटिकली खींचातानी शुरू हुई। अब वो स्पोर्ट्स पे कैसे आई, बाकी हमारी ग्रेजुअली तो 10 12 साल में 2 डेकेड में ख़त्म होगी। हुँ, स्क्वाश ख़त्म होगी, हॉकी में हम अब क्वालिफाई नहीं कर पाते, बाकी टेनिस में एक सिर्फ असामुल हक का नाम है, वो भी हुँ, रिटायर होने जा रहे हैं, नया बच्चे कोई नहीं आ रहा। हुँ, इसी तरह फिर आगे आपके पास जो बची सिर्फ एक स्पोर्ट बची, क्रिकेट। अब सारे के सारा आपने फोकस उस पर कर दिया। अब जब कंट्री की सिनेरियो, आपके सर्कमस्टांसिस ख़राब हुए, टर्बुलेंस आई, तो उसका रिफ्लेक्शन क्रिकेट में आना शुरू हो गया। हाईलाइट ये ज़्यादा होनी शुरू होगी कि ये सडन क्या हो गया। हाँ, जब आपका पैटर्न चीफ जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो
इलेक्ट करता है बेसिकली वो जो आपका चेयरमैन होगा उसको वो अपॉइंट करेंगे और वो बोर्ड ऑफ गवर्नर भी उसी को इलेक्ट करते हैं। अब सही। जब आपका चेयरमैन जो है वो एक 1.25 साल के अगर हम टेन्योर देखें 1.5 साल का, तो 4 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, हम्म। जिसमें पहले एहसान मानी थे, फिर मीर राजा साहब आए, फिर दरमियान में सेठी साहब आए, अब ज़का अशरफ साहब है। हम्म। अब जब 4 चेयरमैन चेंज हो गए, हर बंदा जो हेड आएगा वो अपनी पॉलिसी लेके आएगा, अपना वो दिमाग के साथ अपनी टीम लाएगा, वो अपनी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, और वो हाँ। टोटल नीचे जो आपका सिस्टम है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और एक उसका जो डिबैकल है क्रिकेट का वो उसी की वजह से है। मेरा इसमें दो मानना है, दो प्रपोजल हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपका पैटर्न चीफ प्राइम मिनिस्टर की बजाय प्रेसिडेंट हो जाए। हम्म। मुझे सुनने में मिला है कि शुरू में पहले में ऐसे ही होता था, अच्छा। 30-40 साल पहले शायद। मतलब वो पीसीबी के चेयरमैन को सेलेक्ट करते वो थे। करे, हाँ। ओके। उसकी रीज़न ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपको पता 2.5-3 साल के बाद पाकिस्तान के 75 साल हिस्ट्री में कोई भी टेन्योर पूरा नहीं कर टेन्योर पर सका। नहीं, हाँ। तो जब वो नहीं करता तो नीचे चेयरमैन पीसीबी भी नहीं कर पाता। सही। प्रेसिडेंट होगा, वो अपना टेन्योर पूरा करेगा तो अल्टीमेटली चेयरमैन भी नीचे पूरा हम्म। कर जाएगा। तो उससे एक सिस्टम आएगा, आपका एक स्टेबिलिटी आएगी अदारे के अंदर। एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि आप इसको या तो डीपोलिटिसाइज कर दें कि पीएम इसका पैटर चीफ नहीं हो सकता, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो इलेक्शन के थ्रू अपॉइंट करें बंदे को, जो हम्म। भी डिजर्विंग कैंडिडेट हो। इलेक्शन वाला प्रोसेस समहाउ नीचे बना हुआ है, बट होता क्या है कि ऊपर जो पीएम जिस नाम को अपॉइंट करके आगे भेज देता है वो सब उसी को सेलेक्ट करते हैं, कोई इसको अपोज नहीं करता। वो दो नाम सेलेक्ट करके देते हैं और उन्हीं में से, बल्कि वो एक ही आता है, दूसरा तो एक डमी नाम होता है, हम्म। तो उसी को अपॉइंट किया जाता है। अनटिल अनलेस ये नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है सोल्यूशन नहीं मिलना। और अगर हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को बचाना है, इस क्रिकेट हमारे, क्योंकि मैं तो इसको कहता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान इंडिया में, ये सेकंड रिलीजन के तौर पे लिया जाता है। हम्म। इस्लाम की बात करते हैं उधर, वो अपना जो भी भारत का जो इंडियन वाला का दीन है, हम्म। वो उसके पैरेलल इसकी पूजा करते हैं। पूजा करते हैं वो क्रिकेटर्स क्रिकेट है। की। उनके स्टैचू देखे अभी, जैसे वर्ल्ड कप में हमने देखा, उनके लोगों का पैशन देखा। हम्म। हमारा थोड़ा सा पैशन लोगों का कम होना शुरू हो हाँ। गया, मैं देख रहा हूँ 3-4 साल में हमारे लोग अब क्रिकेट को उस तरह सीरियस अब नहीं लेते। हम्म। हम जब छोटे थे या तब था, सड़कें सुनसान हो जाती थी, हाँ। लोग अगर पाकिस्तान हार गया तो खाना छोड़ देते थे। मैं रोते खुद थे। कई मैचेस के बाद बहुत रोया हूँ। हाय, मेरी बहन भी ठीक है, बड़ी रोती थी। ठीक है। 99 के वर्ल्ड कप के बाद बहुत रोए हम, फिर 2007 का इंडिया से हम फाइनल हारे T20, उसमें बहुत रोए। हम्म। तो एक आपका ना लिंक अप करते हैं, जज्बा होता है ना, पैशन जज्बा होता है। था, दुआएं करते हैं, सब कुछ है। अब शायद उसका सोशल मीडिया कह लें, या टीम जब अप एंड डाउन खेलती है, सक्सेस आपकी कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं मिलती, तो लोग अपनी फॉलोइंग छोड़ देते हैं, वो फॉलो करना छोड़ देते हैं। मेरा मानना ये है कि आपको किसी भी स्पोर्ट्स को लाइव करने के रखने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो आपको अपने हीरोज़ बनाने चाहिए, हीरो बनाएंगे आप, जिस तरह आपने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यही था कि बड़े नाम थे अब क्यों नहीं है, हम्म। तो एक हीरो बनाने पड़ेंगे। दूसरा हमें ये करना पड़ेगा कि टीम को एज ए टीम जीतना पड़ेगा। टीम हम्म। टाइटल जीतेगी। जो बच्चा आज पैदा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, 10-12 साल का हुआ, वो बाबर आजम से रिलेट करेगा, शहीनशाह अफरीदी से रिलेट करेगा। जैसे हम हम्म। बड़े हो रहे थे, हम शुएब अख्तर को देखते थे, शाहिद अफरीदी को देखते थे, हाँ। वसीम अकरम को देखा, तो आइडियलाइज करते आइडियलाइज थे। करते थे। इन्होंने इमरान खान को देखा, हाँ। ठीक है, तो वो इस तरह आपकी फॉलोइंग बढ़ती है। लेकिन हम जब लोग तो आपको क्या करते हैं, उल्टा करते हैं बाबर आजम के साथ जो हमने किया अभी, कि उसने कप्तानी ही छोड़ दी। देखिए, उसमें दो स्कूल ऑफ थॉट है। बाबर आजम को 4 साल का टेन्योर मिला, और ये बड़ा राइट डिसीजन था कि अगर आप बाबर ने अगर आपको कोई टाइटल नहीं जिताया, हम्म। देखें, आपने बोर्ड ने आपको 1-2 साल का रन नहीं दिया, आपको 4 साल का रन दिया। एक एक लड़का जो टीम में खेल रहा था वो बाबर आजम की मर्जी का खेल रहा था। हम्म। आप 2 T20 खेले, आपने वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। वर्ल्ड कप आपने खेला, आप वो नहीं जीत पाए। एशिया कप 2 खेले, आप वो नहीं जीत पाए। बाबर आजम की लीडरशिप पे क्वेश्चन मार्क है, उसके मसले थे। वर्ल्ड कप में हमने देखा कई लड़के की टीम में जगह नहीं बनती, आपने खिलाए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद उनकी डेलिबरेटली ना किया हो, बट हमारे कल्चर में कहीं ना कहीं नेपोटिज्म आ जाता है, फेवरेटिज्म आ जाता है। हम्म। आपका कोई दोस्त अच्छा है, आप उसको प्रेफरेंस दे जाते हैं, ये हर अदारे में होता है। हम्म। तो कहीं ना कहीं तो लैप्सेस थे। हमने बेसिकली बाबर आजम को कप्तान बनाया, हमने फॉलो किया विराट कोहली को। हम्म। इंडिया 90% जो चीज़ें करता है हम भी वही कर हम लेते हैं, कॉपी कर देते हैं। कॉपी कर लेते हैं। उन्होंने भी गलती की, हमने भी की। उन्होंने जब किया तो धोनी जो था वो मुझे लगता है कि 2-3 साल कप्तानी और कर सकता था, हम्म। बट इतना ज़्यादा परफॉर्म किया विराट कोहली ने, इतने ज़्यादा मैचेस जिताए शायद हिस्ट्री में किसी ने नहीं जिताए, इंडिया को तो बिल्कुल नहीं जिताए। इतना कंसिस्टेंट प्लेयर आया, उन्होंने समझा, उनके बोर्ड ने,
कि ये जो सक्सेस मिल रही है हमें, ये धोनी की वजह से नहीं मिल रही, ये विराट कोहली की वजह से मिल रही है। और विराट हर मैच में रन्स करके जिताता है, तो ये वजह है। उनको ये नहीं आइडिया था कि पीछे जो दिमाग है, जो लीडरशिप है, इंडिविजुअल परफॉर्म करना एक अलग बात है, 11 लड़कों से भी काम लेना एक काम है। उन्होंने विराट कोहली के ऊपर इन्वेस्ट किया। विराट कोहली को भी आपके सामने 3 साढ़े 3 साल का टेन्योर मिला, 4 साल का समहाउ। उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल हारा, 2 वर्ल्ड कप भी उन्होंने T20 में तो वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसी तरह वो ODI का वर्ल्ड कप में भी 2019 में वो नहीं कर पाए। और उनसे फिर जो कैप्टनसी, इनसे तो फिर पूछा गया, बताया गया, उनसे छीनी गई। अच्छा। ठीक है, अब वो देखे विराट कोहली इस टाइम दुनिया के टॉप 2-3 में आता है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टारडम के लिहाज से वो बड़ी सेलिब्रिटी है। तो उसके साथ भी क्या ट्रीट किया गया, ये मेरा मानना ज़रूर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोर्ड को बैठ के तरीके से बात करना चाहिए। बट आई बिलीव कि बाबर को ठीक रन मिला, बाबर नहीं कर पाए। बाबर कुड हैव डन मच मोर बेटर, वो अच्छी चीज़ें कर सकते थे, सक्सेस ले सकते थे। जैसे मैं एक छोटी एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो T20 फॉर्मेट के अंदर ये और रिजवान ओपनिंग करते हैं, और पाकिस्तान 150 60 70 की क्रिकेट खेलता है। दूसरी टीमें जो है वो 200 की क्रिकेट खेलती हैं। अब क्या ज़रूरत है कि आपने, ये कहाँ लिखा हुआ है कि दोनों ने ओपन करनी है? आपके पास अब साइम अयूब बच्चा है, पहले फ़खर थे, शर्जील थे, आप किसी एक के साथ ओपन करवाते, आप अपने टोटल को बड़ा करते, पावर प्ले जो पहले 6 ओवर होते हैं उसके अंदर तेज़ रन्स बनाते। हम उसके तो यूज़ ही नहीं कर पाते। अब ये सारे डिसीजन किसने लेने थे? ये बाबर ने खुद लेने थे। उसको कहीं ना कहीं अपनी ज़ात से बियॉन्ड कैप्टन को सोचना पड़ता है। उसको अपने 11 लड़कों का जहाँ ख्याल रखना है, उसको इतना श्रूड होना चाहिए, इतना क्लेवर होना चाहिए कैप्टन को, कि वो अपोजिशन के भी 11 लड़कों से आगे हो। अगर लीडर जो है ना, उसकी इस तरह की सोच नहीं है, और वो नॉर्मल आम लड़कों जैसा सोच रहा है जो उसके टीममेट हैं, तो फिर सॉरी टू से वो बड़ा लीडर नहीं है। उसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं, खान साहब की दे सकते हैं। वसीम अकरम हमने बड़ा एक ज़बरदस्त कैप्टन पाकिस्तान में देखे, सरफराज ने प्रूव करके दिखाया, वो बड़ा शानदार कैप्टन था। अच्छा। वो हमने, मेरा ख्याल है, एक ज्यादती की उस टाइम। सलमान बट शायद, मेरा मानना ये है, अभी तक कैप्टन होता पाकिस्तान का, अगर वो 2010 का सैड इंसिडेंट ना होता, स्पॉट फिक्सिंग वाला। वो एक बहुत शार्प क्लेवर किस्म का कैप्टन था। तो ये कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं। अब इसमें एक लंबी डिबेट है, कुछ कहते हैं क्रिकेटर्स के लर्निंग कैप्टन होता है, कुछ कहते हैं बोर्न कैप्टन होता है। मेरा अपना मानना ये है कि बोर्न नहीं होता है कैप्टन, कभी लर्निंग नहीं हो सकता। लर्निंग तो चले ग्रेजुअली, आप बैटर हैं तो डेली सीखते हैं, बॉलर हैं तो डेली सीखते हैं, कैप्टनसी के पॉइंट ऑफ से भी आप चीज़ें डेली ज़रूर सीख सकते हैं। बट जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है ना, वो कोई इंजेक्ट नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो तो इधर हर ऑफिस के अंदर हर बंदे को आप बॉस ना बना दे। ऐसे ही है, सही बात है। ठीक है ना, आप हर एक बंदे को टीचर नहीं बना सकते ना। तो टीचर भी जैसे लीडर है, वो बच्चों को लेके चलता है, इसी तरह हर अदारे के अंदर भी एक ही हेड होता है। सही बात है। तो वो आप सारे तो नहीं हेड हो सकते। तो आप आपके कहने का ये मतलब कि बाबर आजम अच्छे कप्तान नहीं थे, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं। प्लेयर हो, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में बैटिंग की अगर बात की जाए तो 2-3 बैटर की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले जुनैद मियांदाद की बात करते हैं, इंजमाम की बात करेंगे, मोहम्मद यूसुफ की बात करेंगे, या यूनुस खान की बात करेंगे, तो बाबर आजम भी किसी तरह भी इनसे कम नहीं होता। मेरा ख्याल है जब कैरियर एंड करेगा इनसे ऊपर होगा शायद। अभी तो उनका मिड वे कैरियर है। एक चीज़ में बाबर आजम लैग कर रहा है, वो ये है कि बाबर आजम मैच नहीं जिता पा रहे। वो पहले खेलते हुए तो 100 बनाते हैं, हाँ, बट चेस करते हुए हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं। जिस तरह विराट कोहली से अगर रिलेट करें, इंजमाम को हमेशा हाईली क्यों रेट किया जाता है? माइकल बेवन की बात करें, स्टीव वॉ की बात करें, जैक कैलिस की बात करें, ये सब वो प्लेयर हैं। रिकी पॉन्टिंग की बात करें, जब ये खड़े होते थे, ब्रायन लारा सबसे बड़ा नाम, ये जब खड़े होते थे ये हमेशा टीम को मैच जिताते थे। इसी तरह रन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रन्स सचिन तेंदुलकर के हैं दुनिया में, सेंचुरीज भी सबसे ज़्यादा उसकी है, 99 सेंचुरीज है। बट वो मैच विनर नहीं था। और आज देखे विराट कोहली उसको काफ़ी हद तक रिप्लेस कर चुका है। जहाँ अगर हम 5 साल पीछे चलते हैं तो दुनिया, इंडिया की क्रिकेट सब पूछती थी, और सिर्फ एक ही नाम आता था उनकी क्रिकेट में, सचिन तेंदुलकर था। अब उनकी क्रिकेट के अंदर एक ही नाम बोला जाता है सबसे टॉप पे, वो विराट कोहली है। क्यों? कि पर्सनल माइलस्टोन कहीं ना कहीं हाइड हो जाते हैं, जो टीम के माइलस्टोन्स होते हैं वो उससे बियॉन्ड होते हैं। तो आपको ये चाहिए कि अपने पर्सनल माइलस्टोन, मैं ये नहीं कहता कि शायद उनकी कोई विल होगी या वो डेलिबरेटली ऐसा है, लेकिन अगर जो भी रीज़न है, आपने खुद इसको एड्रेस करना है, इसको ओवरकम करना है, और ख़ुद कोशिश करनी है कि मैंने ऐसा प्लेयर बनना है। अपने आप को खड़ा कहाँ करेंगे कैरियर के एंड पे? अगर 20,000 रन किए हैं बाबर आजम ने, 100 लगा दिए हैं उन्होंने, पाकिस्तान को कोई टाइटल नहीं जिताया, कोई पाकिस्तान को वर्ल्ड कप नहीं जिता सके, तो मैं एम डैम श्योर लोग उनको याद नहीं अच्छे रखेंगे। लफ्जों में याद नहीं करेंगे। रखेंगे अच्छे लफ्जों में क्या, लोग कुछ अरसे के बाद भूल जाएंगे कौन था बाबर आजम। हाँ। अगर बाबर आजम अपने कैरियर के एंड तक पाकिस्तान को 2 वर्ल्ड कप जिता देता है अपनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की वजह से, तो आप देखिएगा कि इनको जिस तरह
खान साहब को अभी तक याद रखते हैं, वसीम अकरम को लोग याद रखते हैं, इनको भी सारी ज़िंदगी याद रखा जाएगा। लेजेंड बनने के लिए सेक्रीफाइस तो है, सही बात। और सेक्रीफाइस आपको खुद करना। अच्छा, बाबर आजम की हम बात कर रहे हैं, उनकी कप्तानी की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि उन्होंने कप्तानी खुद छोड़ी या उनसे ज़बरदस्ती ली गई? आप क्या समझते हैं, इस पर थोड़ा तज्जिया करें। देखें, ये तो डिसाइड हो चुका था वर्ल्ड कप के दौरान ही, शायद उससे पहले ही, मेरे सोर्सेज के मुताबिक, कि ये वर्ल्ड कप इनका लास्ट, ये इनकी असाइनमेंट है। अगर तो बाबर आजम अच्छा करेंगे, पाकिस्तान को जिता जाते हैं, तो ये कैप्टन रहेंगे, नहीं जिताते तो ये कैप्टन नहीं है। ये तो डिसाइडेड अच्छा। था ऑलरेडी। और ये ड्यूरिंग वर्ल्ड कप उसी की 2-3 एपिसोड भी आपने देखी, जिसमें इंजमामुल हक का भी एक एपिसोड हो गया, जो इनके मैनेजर थे, एजेंट कहना चाहिए, तला रहमानी। और उन्होंने कहा जी ये 7-8 लड़के इनके मर्ज़ी के टीम के खेल रहे हैं, ये बोर्ड को ब्लैकमेल कर रहे हैं। उस स्ट्रेंजली एक वीक में कमेटी ने रिपोर्ट देनी थी, आज 2 महीने हो गए रिपोर्ट नहीं आई। पाकिस्तान में हमेशा कमीशन बनता है, कमेटियाँ बनती हैं, उसका रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट नहीं आता। तो ये तो डिसाइडेड था। और बाबर आजम बिल्कुल नहीं छोड़ना चाह रहे थे, उन्होंने लास्ट टाइम तक फ़ाइट की। और फिर उन्होंने, बोर्ड ने उनको ऑप्शन बड़ी मुश्किल दी कि आप T20 और ODI में स्टेप बैक करें, हाँ आप छोड़ दें, और टेस्ट में कर लें। अब टेस्ट में बाबर को पता था जो अभी ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, कि टेस्ट में जीतना, ऑस्ट्रेलिया जाके 29 साल से हम जीते नहीं हैं, ये टीम तो वैसे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो मेरे लिए जीतना बहुत मुश्किल है। तो जो टेस्ट की कैप्टनसी थी वो उन्होंने फिर खुद सेट उसमें स्टेप बैक किया, उन्होंने छोड़ी। तो अच्छा। मेरा ख्याल है वाइज डिसीजन था, 4 साल का रन मिला। बाबर में अभी फिर अगेन वही बात करूंगा, वो लेजेंड की कैटेगरी में है, उससे बड़ा बन सकते हैं, लेकिन लार्जर दैन लाइफ बनने के लिए उनको ये 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। और दूसरा, टेस्ट मैचेस के अंदर बाबर की हमने देखा आज तक इतना बड़ा बैटर हो और टेस्ट सीरीज़ में कभी मैन ऑफ सीरीज़ नहीं हो पाए वो, ये बहुत बड़ी शॉकिंग चीज़ है। और इस पूरी टेस्ट सीरीज़ में कोई 50 नहीं कर पाए बाबर, ये बहुत अलार्मिंग बात है कि आप 3 टेस्ट मैच खेलें और कोई 50 नहीं कर पाए, और 21-22 की आपकी एवरेज है। बाबर, देखिए हर टीम में एक ही प्लेयर होता है जो खड़ा होता है, बाकी सब उसके गेस, वो न्यूक्लियस होता है, बाकी सब उसके इर्द गिर्द खेलते हैं। तो बाबर को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये टीम मैं पिलर हूँ, बैकबोन हूँ, और अगर आप दूसरे पे छोड़ेंगे, कोई दूसरा कर देगा, ये अप्रोच अगर टीम में आ जाए तो बड़ी वो, अब मेरा मानना ये है कि बुरी अप्रोच है, फिर उससे नुकसान होता है। ये लड़के अच्छे हैं सारे, तगड़ी लीडरशिप चाहिए आपको, अच्छा कोई कोच चाहिए, मेंटोर चाहिए जो इनको थोड़ा संभाल के रखे, तो थिंग्स कैन बी चेंज्ड इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में ये खबरें सुनने को मिल रही थी कि बड़ी धांधली हुई है, इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया ने सब टीम्स के साथ धांधली की है, तो इस खबर में कोई सदाकत है? क्योंकि ग्राउंड्स भी चेंज हो रहे थे, क्रिकेट और ये सारे मामलात अपनी मर्जी के हमें देखने को मिल रहे थे। देखिए, धांधली इन अ वे हम कह सकते हैं कि BCCI का, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो सारा इन्फ्लुएंस उनका ICC पे है। अब वर्ल्ड कप जो होता है वो ICC का इवेंट है, BCCI का नहीं है। तो भारत में हो रहा था, वो होस्ट थे, तो उन्होंने कुछ चीज़ें तो ज़रूर की कि जो कि एज ए होस्ट वो नहीं कर सकते थे, या अगर कोई और मेरा ख्याल में कंट्री होता तो ICC उसको सीरियस एक्शन लेती। जैसे कुछ अपने मैचेस ऐसे वेन्यू पे रखे गए भारत के जो पिचेस उनको सूट करती थी, पाकिस्तान के कुछ ऐसे मैचेस जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, चेन्नई की विकेट की मिसाल दें, वो सूट नहीं करती थी, उधर रखे गए। वो ऐसी चीज़ें तो हुई। फिर पिच का चेंज हो जाना, जैसे सेमीफाइनल में हमने देखा, जो पिच होती फ्रेश पिच पे सेमीफाइनल फाइनल खेला जाता, वो यूज़ पिच पे पता चला कि जी वो हुआ है। फिर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी सबसे पहले मैंने ही वो रिपोर्ट की थी कि जिस पिच के ऊपर टॉस वाइटल होता है, तो रोहित शर्मा क्या करते थे, वो कॉइन को, नॉर्मली आपने देखा होगा दोनों कैप्टन के पास एक रग पड़ा होता है, और रग के ऊपर फ्लिक करता है और उस पर गिरता है, और थर्ड अंपायर बताता है ये टॉस है, दोनों कैप्टन को भी नज़र आ रहा होता है। विराट कोहली जो थे, वो अगर आप पुरानी सब वीडियोस मिल जाएंगी आपको, अब वो फ्लिप करते थे बहुत दूर। अब दोनों कैप्टन मैच रेफरी के साथ इधर खड़े हैं, वो मैच रेफरी जाके वो कम से कम 10 फुट के या 12 फुट के फासले पे जाके देख रहा है। अब वो अच्छा। टेलीकास्ट भी नहीं हो रहा, इस पर बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि मैच का सबसे पहला स्टेप जो है वो टॉस है, तो टॉस को टेलीकास्ट क्यों नहीं किया जाता? 12-14 कैमरे ग्राउंड में होते हैं, ड्रोन कैमरेज होते हैं, आप जूम करके, अगर डाउट है, देखे ना, एक हाँ। चीज़ एक मेरे माइंड में आई, मैंने रिपोर्ट की, सारे चैनल्स ने करनी शुरू कर दी, मीडिया पे बहुत बात हुई, तो आप उस डाउट को क्यों डाल रहे हो? बेशक हम, हो सकता है हम गलत ही बात कर रहे हो, बट पहली बात है कि आप पास फ्लिप करें, आप दूर क्यों फ्लिप करें? अच्छा, फिर जब दूर फ्लिप कर रहे हैं, एवरी टाइम यू आर विनिंग द टॉस, ये कैसे हो सकता है? एक होता है ना कि आपने दूर फ्लिप किया, हमने लगा कि इसने जान के दूर फ्लिप किया है, हाँ। और लेकिन जी वो थर्ड अंपायर आगे कह रहा है जी यू हैव लॉस्ट द टॉस, बट वो हर दफ़ा ही कह रहे हैं। 14 दफ़ा ये रिपोर्ट हुआ एक साल के अंदर कि रोहित शर्मा ने दूर
उसने फ्लिप किया कॉइन को और वो जीता हुआ टॉस। ये मेलबर्न में जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था T20, उसमें भी ऐसे ही किया था। इस दफ़ा सेमीफाइनल फाइनल में भी उसने ऐसे ही किया। तो ये एक बड़ी वेयर्ड सी चीज़ है कि ये ऐसा क्यों था। फाइनल में हाँ मुझे याद पड़ता है, सेमीफाइनल में मुंबई में था तो उसने बहुत दूर फ्लिप किया। हमने कहा ये आज करेगा कि नहीं, हमने लाइव ये बात की और रमीज़ राजा और आकिब जावेद साथ थे, तो उन्होंने भी इसको सेकंड किया। फिर जब फाइनल में हमने कहा अब क्या करता है, क्योंकि ये हाइप बहुत ज़्यादा मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे बात शुरू हो गई थी। तो फाइनल में उसने बिल्कुल पास फ्लिप किया, दूर फ्लिप नहीं किया, तो वो टॉस हार गया। तो ये एक अगर लेट्स सपोज किसी के माइंड में एम्बिग्युइटी है, डाउट है, तो आप उसको क्लियर करें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी होनी चाहिए। तो ये आईसीसी की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उनको इंस्ट्रक्शन दे कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है, देखिए ना आपने इसको लूप होल फ्री बनाना है। उसमें अगर कोई ना कोई ऐसी चीज़ रह जाएगी जिस पे डाउट है, किसी को क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ब्यूटी ऑफ गेम के खिलाफ है। और उससे क्या होता है कि आपकी व्यूअरशिप डिस्टर्ब होती है। जैसे स्पॉट फिक्सिंग की बात आई, मैच फिक्सिंग की बात आई, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इन चीज़ों ने क्रिकेट को बहुत डेंट किया है। अगर वो रियलिटी नहीं होती, या कुछ ऐसा नहीं है, तो आपको चाहिए था किसी ना किसी तरह आईसीसी को कि अब ओबियसली वो चेक एंड बैलेंस तो रखते हैं, बट इसको मिनिमाइज किया जाता। अब उससे क्या होता है कि एक सर्टन आपका तबका जो है वो फिर उस स्पोर्ट को देखना छोड़ देता है। वो कहते हैं यार इसमें तो ये तो पहले फिक्स है, इसको देखने का क्या फ़ायदा। तो ये या टॉस की बात कर लें, स्पॉट फिक्सिंग की बात कर लें, पिच की बात कर लें, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर्स आएगा आईसीसी के ऊपर कि वो मेक श्योर करे ताकि वो लोगों का इंटरेस्ट किसी तौर पे भी लूज ना हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं रेसलिंग की, हम छोटे थे तो हर बंदा रेसलिंग देखता था। हम क्रिकेट और रेसलिंग तो बहुत पैशन बहुत था, देखते थे, टाइम मैं खुद भी देखती ठीक थी। है देखते थे। हाँ। आप मारती भी थी? नहीं, मारती नहीं थी। हाँ, लेकिन कभी कभार अम्मी अब्बू नहीं होते तो अपने बहन छोटे भाई को ना घुसे मार देती थी, छुप हाँ, छुप के, वो सारे अंदर बदले था लेती इसलिए देखती थी। थी। तो अब वो अब इस जनरेशन में मैं एक बच्चे को नहीं देखता कि वो रेसलिंग देख रहा है। हाँ। क्यों? कि सबको पता चल गया कि प्री डिसाइडेड है। हाँ। उन्होंने इस पे एक्शन नहीं लिया। वो पता चलते 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 एक ऐसी कंटिन्यूटी बनी कि वो तो करते ही शायद इसीलिए थे, बट एक अवेयरनेस आ गई लोगों में, तो उसकी व्यूअरशिप डेड होगी। तो अच्छा। हमें एक खूबसूरत जेंटलमैन गेम है और हमारा तो पहला प्यार है क्रिकेट। तो हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे इसको कोई डेंट पहुंचे, कोई हर्ट हो, हमारे फैंस हर्ट हो। तो ये आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो आल दो के छोटे मोटे मैयर लेते, बट इसको ज़्यादा सीरियस तौर पे एक्शन लेने चाहिए, ताकि किसी तौर पे ये ना, और प्लेयर के पार्ट पे अगर कोई प्लेयर ऐसी हरकत करता है, अब उसमें भी है किसी को चांस मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता, दोबारा 5 साल का बैन के बाद लाइफ टाइम बैन कर दे, आईसीसी रूल निकाले। इधर आप लेजिस्लेशन कर लें अपने कंट्री के अंदर भी। हमें पाकिस्तान को चाहिए, पार्लियामेंट को चाहिए कि अगर कोई भी आपका स्पोर्ट्समैन किसी भी लेवल पे अगर कोई करता है तो उसको लाइफ टाइम बैन कर दे। अगर अभी जैसे कुछ प्लेयर है उनको बैन किया, वो दोबारा खेले, तो आप मेरा ख्याल है क्रिटिसाइज करना उन पे गलत है। उन्होंने लॉ के अंदर रहते हुए काम किया, बिल्कुल। गलती की, सजा हुई, वो खेल रहे हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि ये गलत है, और मेरा अपना मानना ये है, मेरे से पूछे तो नहीं मिलना चाहिए, बट उसके लिए पहले लेजिस्लेशन करें, कानून साजी करके फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। बेहतरीन। अच्छा ये बताएं, इंडिया ने धांधली की वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में, तो कहीं इस वजह से तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से आउट नहीं हुआ, या खुद की परफॉर्मेंस ही बुरी थी, या हम सारा नहीं ब्लेम यही कर दें कि धांधली हुई थी तो पाकिस्तान हार गया भाई? नहीं, धांधली देखें, वो एक दो छोटी मोटी चीज़ों में मनूवर कर सकते हैं, और धांधली क्या करनी है। प्लेयर ने तो खुद खेलना था ना। अब बैट्समैन को बाबर आजम खेल रहा है, रिजवान खेल रहा है, सऊशकील खेल रहे हैं, तो किसी ने इनका बल्ला तो नहीं पकड़ा। रन्स तो इन्होंने खुद करने थे। शहनशाह अफरीदी बॉल कर रहा है, हारिस रऊफ कर रहा है, कौन कह रहा है 100 रन खाए 10 ओवरों में, तो इन्होंने खुद खाए हैं। तो वो धांधली नहीं, मैं कह रहा ये तो आपकी प्लेयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। और नज़र आ रहा था हमें वर्ल्ड कप के पहले एक दो मैचेस के बाद ही हमें नज़र आ गया था कि हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस तरह की ब्रांड की क्रिकेट नहीं खेल रहे थे जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी, इंडिया खेल रहा था, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका खेल रहे थे। और मेरा मानना ये है, हमारा मोहब्बत या पैट्रियोटिज्म तो चले हैं पाकिस्तान के लिए, बट ऑन द क्रिकेट बेसिस के ऊपर आप मेरे से पूछे तो चारों टीमें जो डिजर्विंग थी वो सेमीफाइनल खेली। हम डिजर्व नहीं करते थे। सही सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके फेवरेट प्लेयर कौन है पाकिस्तान में, और फिर दूसरी कोई टीम अगर हो? अभी करंट या जो ओवरऑल? भी आपका दिल करे बताएं, देखें आपके फेवरेट कौन है? देखिए हम बिल्कुल अब होश संभाल रहे थे, तो बिल्कुल 92 का वर्ल्ड कप थोड़ा याद अभी भी देखते हैं, तो खान साहब की ओबियसली लीडरशिप नज़र आई। वसीम अकरम बहुत एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे। अच्छा। शुएब अख्तर को हमने उनके पैशन को बड़ा इन्जॉय किया। उसके अलावा सरफराज की कप्तानी को बड़ा इन्जॉय किया। वो कप्तान मुझे लगता है कि बड़ा कप्तान अच्छे थे वो। कप्तान अच्छे थे। प्लेयर के ऊपर हम थोड़ी बात कर सकते हैं, बड़े थे प्लेयर। वो कैप्टन बहुत ज़बरदस्त थे। इंजमामुल हक, मुझे सईद अनवर, ये दो बड़े ज़बरदस्त बैटर थे।
अगर आप टॉप 2-3 में पूछें तो ऑब्वियसली मैं सबसे पहले खान साहब को रेट करता हूँ एज ए प्लेयर। अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करूँ तो सेकंड नंबर पे मैं एम एस धोनी को रेट करता हूँ। एम एस धोनी की जो गेम अवेयरनेस, जो उसका माइंडसेट, जो उसकी कैप्टनसी थी, मैंने अपनी लाइफ में इतना ज़बरदस्त कैप्टन और प्लेयर नहीं देखा। वो उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। वो मतलब वो एक ऐसा शानदार किस्म का प्लेयर, ऐसा खूबसूरत कैप्टन, मतलब जितना उसको प्रेस किया जाए वो कम है। और तीसरे नंबर पे गेम सेंस या जैसे क्लेवरनेस के लिहाज से मैं बात करूं तो शेन वॉन जो था, क्योंकि मैं खुद स्पिनर हूं तो मैं उसको बड़ा आइडियलाइज करता था। वो क्या खूबसूरत अल्लाह ताला ने उसको नवाजा था, उसके पास क्या स्किल थी। वो मेरा ख्याल है कि ऐसा लेजेंड है कि जिसकी क्या खूबसूरत बात, मतलब जितना उसके स्पेल को देखा जाए, जैसे शुएब अख्तर के हम स्पेल देखते हैं ना, उनका भागना, उनके बैट्समैन को डराना, वो मारना उसको, तो वो बड़ा मज़ा आता है। इसी तरह खूबसूरती, स्पिन स्पिन जो है, स्पिन को समझते हैं लोग, जो मैं वो स्पिनर हूँ, तो वो शेन वॉन क्या बात थी उनकी, बहुत ज़बरदस्त, अल्लाह ताला ने उनको बहुत नवाजा था। ज़बरदस्त। अच्छा, सबसे फेवरेट प्लेयर तो आपने बता दिया, मुझे ये बताएं कि सबसे अच्छी दोस्ती किस प्लेयर के साथ है? दोस्ती 2-3 प्लेयर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा है। सरफराज से काफ़ी ज़्यादा दोस्ती है। अभी करंट टीम में तो सरफराज हैं, हफीज़, मोहम्मद हफीज़ जो भी कोच बन गए, इनके साथ थी, शोएब मकसूद के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती है। और अगर पुराने प्लेयरों में बताया जाए तो आकिब जावेद अभी हमारे साथ ट्रांसमिशन कर रहे थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा, रमीज़ भाई के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती है, शुएब अख्तर के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती है। पुरानों में सबसे ज़्यादा शुएब अख्तर के साथ है। अच्छा, अच्छा। शुएब भाई के साथ ज़रा फ्रैंकनेस लेवल भी था हमारा, वो सुनो फैमिली का पार्ट भी है। बिल्कुल। और उनके साथ ख़ास तौर पे जो अभी कतर की लेजेंड लीग कवर की, वो जो 12 दिन उनके साथ गुजारे, तो वो मेरा ख्याल है एक लाइफ टाइम मोमेंट थी। और मेरा कैरियर के अंदर भी मैं एक चीज़ मिस कर गया, जो मुझे प्रॉपर रिकग्निशन मिली थी, जो मुझे दुनिया ने पहचाना था, वो होता ना एक एक दिन में स्टार बनना। पीटीवी स्पोर्ट्स पे मुझे ऑफ़र आई थी और 2021 में, और शुएब अख्तर उधर पीटीवी स्पोर्ट्स में तब ओबियसली एज ए गेस्ट वो काम करते थे, तो इनके साथ मैंने काम किया शुएब अख्तर के साथ। और मैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने जब पहला शो इनके साथ किया तब, तो मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं शो करने जा रहा हूँ, घर किसी को वालों को भी नहीं नहीं, बताया? घर वालों के अलावा अच्छा, अच्छा। किसी और को नहीं मैंने शेयर किया कि मैं करने जा रहा हूँ। मतलब माइंड में कई डाउट से, शुएब अख्तर के साथ पहली दफ़ा काम करने जा रहा हूँ, पीटीवी का एक्सपीरियंस है, पहले एक दफ़ा कर लें फिर बताते हैं। हाँ, अच्छा जाएगा तो लोगों को हाँ, बताऊँगा, पता देखो मैंने चल शुएब जाएगा, अख्तर के साथ शो किया था। कर लिया। तो मैंने ना मैंने दोनों फ़ोन अपने इसी तरह ऑफ़ किए और ऑफ़ ही कर दिए। मैं नॉर्मली साइलेंट करता हूँ, उस दिन मैंने ऑफ़ कर दिए। तो मैंने कहा बिल्कुल ही ना रिलैक्स होके, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और लाइफ का आपको वाइब आ जाती है ना, कि पीटीवी स्क्रीन और पीटीवी स्पोर्ट्स पे मैच दिखाया जा रहा था। मुझे याद है पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ थी, तो आप अपना 100% भी देना चाहते हो। और मैंने शो के बाद भी आधा घंटा बैठे रहे, उसके बाद मैंने फ़ोन नहीं ऑन किया। और उसके बाद मैंने फ़ोन ऑन किया जब अपना, तो कोई 500-600 के करीब मैसेजेस, फेसबुक भरा हुआ, अच्छा। हर फोरम पे बेतहाशा मैसेज, ऐसे बिल्कुल मुझे ऐसे फीलिंग आई जैसे अक्सर लोग कहते नहीं है, और मैं मूवी की, और मूवी के बाद वो पहले शो के बाद मैं एक दिन में हीरो बन गया, स्टार बन गए। स्टार बन गया। तो वो लिटरली वो मुझे ब्रेक थ्रू, अगर आप कैरियर का पूछे ना, तो वो शुएब हाँ। भाई के साथ जो मैंने पीटीवी स्पोर्ट्स में काम किया था, वो ब्रेक थ्रू दिया, तो वो मैसेजेस एक्सपीरियंस कैसे-कैसे आ रहे थे? लड़कियों के मैसेजेस थे सब तरह की कि होते हैं सर फिर। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, प्लीज़ मैरी मी। नहीं, ऐसे ऐसे चीज़ों पे अब कोई कान शान नहीं धरते। अच्छा, इन सब प्लेयर्स के साथ आपकी दोस्ती अच्छी रही, तो कोई फ़नी मोमेंट शेयर करेंगे या उनकी कोई ऐसी कहानी जो पर्सनल, हम कुछ नहीं पूछेंगे, जो अगर ऐसी कोई लाइट वे में बात हो हमारी ऑडियंस के साथ, आप शेयर करें? देखिए, वो प्लेयर्स के तो जो मुझे याद रहते हैं वो किस्से, वो तो दूसरे हैं, वो बड़े फनी भी हैं। वो इस तरह, वो शायद मेरा ख्याल है हम मीडिया पे नहीं सुना सकते। एक मीडिया पे मैं वो सुनाने वाला जो है वो मैं सुना देता हाँ, हूँ, हाँ, ज़रूर। जो मुझे हमेशा, मैं उसको जब रिकॉल करता हूँ तो बड़ा चेरिश करता हूँ। हमारे जो अकमल बरादरान है, उनका जो तीसरे भाई है अदनान अकमल, वो भी टेस्ट क्रिकेटर है और बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे। तो उन्होंने किस्सा सुनाया, और बल्कि इकट्ठे ही वर्ल्ड कप की एक ट्रांसमिशन थी, उसमें अब्दुल रहमान साहब भी थे। तो वो बताते हैं कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की दुबई में टेस्ट सीरीज़ का मैच हो रहा था, टेस्ट मैच। तो उनके प्लेयर आउट नहीं हो रहे थे, और उनका एक लेफ्ट हैंडेड ऑलराउंडर था, पीटरसन, वो खेल रहा था। अब ना इन्होंने छेड़खानी ज़रा शुरू कर दी। अब सईद अजमल बॉलिंग कर रहा था और दूसरे एंड पे अब्दुल रहमान था।
तो अब आपको पता है फ्रस्ट्रेट जब आप होते हैं तो इन्होंने ना पीछे से बोलना शुरू कर दिया अदनान अकमल ने। अब ये उर्दू पंजाबी में बोल रहे थे, उसको क्या समझ आ रही क्या। तो थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो उसने बैट से बॉल को रोका तो बॉल ना थोड़ी स्पिन करके ना पीछे कीपर की तरफ आई। वो अच्छा। उसका ध्यान आ गया था कि बैट्समैन आप ओबियसली गेंद खेलने के बाद रिलैक्स करता है। इन्होंने अदनान अकमल ने बॉल को पकड़ा और उनकी टांग के पास जाके ना उनकी टांग को पकड़ के करके डराया। जैसे आप डर गई। मैं डर गई। अब वो 6 फुट का बंदा, अच्छा। उसने उधर ग्राउंड में सब प्लेयर बताते हैं कि हाँ। उसने ना चीखे मारना शुरू कर दी। ओह! ठीक है, चीखे उसने समझा कि किसी ना किसी कुत्ते बिल्ली कुत्ते ने आके कुत्ते ने काट दी। काट लिया है। ओह शिट! मतलब उसने एक सोच, आप सोच नहीं ना सकते हाँ, मतलब उस कि टाइम बिल्कुल ब्लैंक था, अपने मौज इंटरनेशनल में था। मैच हो रहा है। हाँ। आप सोचे ना, वो मुझे जिस तरह उन्होंने सारे बाकी प्लेयर ने भी एक्सप्लेन किया, कहते हैं अच्छा। आप सोचे कि इंटरनेशनल मैच हो रहा है और एक प्लेयर बड़ी सीरियस खेल रहा है। ऑब्वियसली इससे सीरियस क्या होगा हाँ। कि आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, फोकस हो सारा, और आप अपनी पोजीशन को भी देख रहे होते हो। उसके अंदर आप कैसे सोच सकते हो कि कोई टांग पकड़ के उसने फिर उसको शिट! उसने अंपायर को कंप्लेंट की अच्छा। और पहले तो मारने लगा और फिर उन्होंने वो ओबियसली सारे इकट्ठे होकर मजाक किया सारा। वो उन्होंने हाँ। अंपायर को कंप्लेंट की, अंपायर ने फिर इनको फाइन किया। बट वो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल है कि क्रिकेट की हिस्ट्री में ना किसी ने सुनी होगी ना देखी होगी। ओह दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा ये बताएं कि बाबर आजम अक्सर हमें खामोश ही नज़र आते हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते, तो ऐसा क्यों है? और वो अक्सर ये भी कहते हैं कि मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा और फिर ग्राउंड पे जाके जवाब नहीं देते। तो इतने खामोश मिजाज है या सिर्फ नहीं, वो कैमरा शाय हैं? जब वो बोलते हैं तो फिर शुएब भाई कह देते हैं ना कि इसे ब्रांड बनना चाहिए, वो ब्रांड नहीं बनता। तो फिर वो आप सोशल मीडिया पे आप लोग ही सारे कहते हैं कि वो ब्रांड की बात करते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि शायद वो शाइनेस की एक रीज़न कहीं ना कहीं लैंग्वेज बैरियर और उसका भी है। आ, हमारे कंट्री के अंदर ना एक प्रॉब्लम ये है कि हम हर बंदे के ना लूप होल डेफिशिएंसीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बाबर आजम की बात करें तो उसको खुद चाहिए था। अब वसीम वकार, शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, ये तो हम सब जानते हैं, इनको तो हमने देखा कि ये हम्बल बैकग्राउंड से, क्रिकेटर 99% हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, वो नहीं होते। बट जिसको पैशन होता है, जिसको शौक होता है कि मैंने अगर वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनना है, मैंने लेजेंड बनना है, तो वो सिर्फ अपनी गेम में नहीं, वो ओवरऑल अपनी हर चीज़ में अपने आप को इम्प्रूव करता है, वो ड्रेसिंग में भी करता है। और मैं तो इसको समझता हूँ कि आपका एक प्लेयर एम्बेसडर है, वो हर जगह जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 4 साल बाबर आजम कैप्टन रहे, हज़ारों की तादाद में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, हज़ारों की तादाद में इन्होंने मीडिया पे आए। तो एक जो एक तरफ विराट कोहली बोल रहा है, एक तरफ बाबर आजम बोल रहा है, दोनों पैरेलल लेवल के एक स्टार्स हैं। प्लेयर्स हैं। तो हाँ। अगर वो दुनिया सारे का सारा फोकस उन पे है, उनको सुनना चाह रही है, बाबर आजम जब आ रहा है तो कोई सुन ही नहीं रहा। बात आप फिर जो कहना चाह रहे हैं, मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो बात आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल फोरम पे दुनिया को, वो आप कर ही नहीं पा रहे। तो ये प्लेयर की भी बहुत बड़ी मेरा समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने आप को ग्रूम करे। और इसी तरह साइमल्टेनियसली मैं बोर्ड को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूँ कि ऑनस उस पर भी आता है कि आप एक इसी तरह मिसाल ले लें कि इस अदारे में कोई बंदा आ गया है और आप समझ रहे हैं कि इसको आपने ग्रूम करना, तो अदारे ने भी तो बनाना था उसको। आप सोच रहे हैं फ्यूचर में कि बाबर आजम हमारा कप्तान है, तो भाई बाबर आजम एक बैटर अच्छा बन गया। आप आजकल तो इतना फास्ट दौर आ दौर है। चुका है, आप टीचर रख लें, एक मेंटोर रख लें, अटैच कर लें। प्लेयर अगर उसका अपना विजन नहीं है ऐसा कि मैंने ग्रो करना है या ग्रूम करना अपने आप को, तो आप कर लें। तो ये मेरा ख्याल है दोनों तरफ है। और ऑब्वियसली हम किसी की लैंग्वेज की वजह से उसको उसकी स्पोर्ट्स की हद तक तो नहीं क्रिटिसाइज कर सकते, बट एज एम्बेसडर आई पर्सनली फील कि बाबर आजम करना चाहिए। तो और आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि वो इसी वजह से शायद रिलक्टेंट है। वो आप देखते होंगे किसी टीवी में, पाकिस्तानी किसी चैनल पे कोई इंटरव्यू नहीं देते सिर्फ इस वजह से कि उनको अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजी, या फिर बातें लोग सोशल मीडिया पे बैशिंग शुरू कर देते हैं कि ये जो किस कि तरह बोलता है, हाँ ये बोलता बोलने का है, अंदाज क्या है। इनका हाँ अंदाज पे हम लोग आ जाते हैं, विच आई पर्सनली फील दैट इज़ रॉन्ग। हमें नहीं हाँ, करना बहुत चाहिए गलत वो। बात है। हर एक का हम उसकी क्रिकेट पे डिबेट करें, उनकी टेक्निक पे बात कर सकते हैं, उनके अगर वो रन्स नहीं कर रहे उस पर हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए, इस पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बट अगर बाबर कर लेते तो ये बाबर का ही बेनिफिट था, किसी और का नहीं था। देखें ना, अगर बाबर आज खूबसूरत तरीके से बात कर रहा होता जैसे विराट कोहली कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि बाबर के लिए बहुत प्लस पॉइंट होना था। और इसकी, और अगर हम जैसे मीडिया में हम लोग काम करते हैं, या हम इवन जब वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन करते हैं या कोई बड़ी ट्रांसमिशन आती है,
तो हम पहला क्या देखते हैं, उसका गेम सेंस से भी पहले देखते हैं वो बोलता कैसे है। जैसे हमने रमीज राजा को किया, एशिया कप में हमने रखा, वर्ल्ड कप में रखा, आपकी जवेद को रखा, तो हम ये देखते हैं शोएब अख्तर दुनिया में सब में जाके बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कि ये बात अच्छे तरीके से करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से तो करते प्लेयर होने के साथ साथ एक आप देखें, एक बंदा कहता है कि कंप्लीट पैकेज है, ये आपने अपने आप को रखना है कि आपने किस बकेट में डालना है, कंप्लीट पैकेज में रखना है। और मैं मानता हूँ कि आपके तो करोड़ों फैंस हैं, पाकिस्तान में क्रिकेटर से बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं है। सही बात है। ये मैं अभी रिसेंटली एक दो ऐसे वाक़यों में नाम नहीं ले सकता, पाकिस्तान के शोबिस का सबसे बड़ा स्टार था मेरे साथ खड़ा, और इधर क्रिकेटर खड़ा था, अच्छा। और 90% लोग जो थे, सबसे बड़े का मैं नाम ले रहा हूँ, और जो क्रिकेटर था वो उतना बड़ा नहीं था शायद, लेकिन जो लोग थे वो 90% क्रिकेटर के पास आ रहे थे। और वो जो पाकिस्तानी शोबिस का सबसे बड़ा स्टार था, वो भी उनसे ऐसे बात कर रहा था कि जैसे ये पता नहीं कितना बड़ा स्टार है। तो पाकिस्तान में क्रिकेटर से बड़ा कोई स्टार नहीं है। तो ये इनको खुद चाहिए कि ये ऐसे ही अपने आप को लेके चलें कि एक रोल मॉडल बने, कि पूरी जो फॉलोइंग है इनकी ओबियसली बढ़ेगी, और लड़का एक बच्चा जो 10-12 साल का है वो आपको रोल मॉडल मानता है, वो पैन आपकी तरह रहा है, वो देख आपकी तरह रहा है, वो बॉलिंग आपकी तरह कर रहा है, बैटिंग आपकी तरह कर रहा है, वो आपको कल को बोलना भी चाहेगा। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फील कि आप पे आती है कि आप किस तरह चीज़ों को देख। इमरान खान को देख लेना, वो कितने अच्छे क्रिकेटर हैं और कितने अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं। जी। तो और देखिए ना, वो आप क्रिकेटर थे, आप फॉलोइंग का अंदाज़ा, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट आउट किया कि फॉलोइंग का अंदाज़ा लगाएं कि वो अच्छे थे, लोग उनको पसंद करते थे, इतना पसंद किया कि आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। आखिर किसी और स्पोर्ट्समैन को आपने आज तक क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर कंसिडर किया, क्रिकेटर को क्यों कर दिया? बाकी श्रीलंका के अंदर भी राणा टोंगा का हम सुनते हैं, सिद्धू जो हैं वो भी पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, बाकी किसी स्पोर्ट्स के अंदर नहीं आप देखेंगे कि वो आता। क्यों? उनको मालूम होता है कि हमारी व्यूअरशिप पहले ही इतनी ज़्यादा है, हमारी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि हम कुछ भी बोलेंगे लोग उसको फॉलो करेंगे। तो ये तो आपके पास हर फील्ड ऑफ लाइफ में एक एडेड एडवांटेज है आपके पास। बेनिफिट है। बाकी टीम्स टीम बनकर खेलती हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो वो इंडिविजुअली कहीं ना कहीं खेल रही होती है, अपने लिए खेल रही होती हैं। तो ऐसा क्यों है, इसका क्या रीज़न है? देखिए, इसमें प्लेयर का भी कसूर है, और ऑर्गेनाइजेशन का भी मेरा मानना कहीं ना कहीं आता है। पहले प्लेयर के पार्ट पे ये है कि अगर आपको, जैसे मैंने अभी बाबर की बात कर रहा था कि लार्जर देन लाइफ बनना है, तो आपको अपने शेल से बाहर आना पड़ता है। और हर प्लेयर का 11 के 11 प्लेयर्स का ये फोकस होना चाहिए कि मेरे पर्सनल माइलस्टोन मायने नहीं रखते, मेरी सेंचुरी 50-40 मायने नहीं रखती, टीम की विक्ट्री कहाँ पे आ रही है। मेरे मानना है कि आपके जो 15-20 रन हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कि उस सेंचुरी से जाकर आप मैच हार जाए। तो वो आपने उस तरह का ट्रेन अप करना अपने आप को। अदारे के अंदर भी ये होना चाहिए कि आप जब आपका कोई कोचेस हैं या चेयरमैन है, उसकी सोच ये होनी चाहिए कि 11 लड़कों को बिठाए, जो भी आपका 15 का स्क्वाड है, उनको ये मैसेज दिया जाए कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक खेलें, आप टीम से ड्रॉप नहीं होंगे। आपकी अगर रिक्वायरमेंट तेज़ खेलने की है, आपको लगता है कि पाकिस्तान ने अगर लेट्स सपोज 200 करके 200 करना है आज, तो उन्हें ये कहना चाहिए कि भाई तुम अगर तेज़ खेलने के चक्कर में आउट भी हो सकते हो, कोई मसला नहीं, यू आर द परमानेंट मेंबर ऑफ आवर टीम, आप खेलोगे अगला मैच भी, आप पूरा टूर्नामेंट खेलोगे, बट आपने रिक्वायरमेंट को नहीं छोड़ना। होता ये है कि इधर भी आपके ना घंटी बजनी शुरू हुई थी पीछे से भी, तुमने 2 मैचेस में रन नहीं किए, तीसरा मैच नहीं तुम्हें देना। तो प्लेयर का भी कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस में ये चीज़ बैठी होती है कि मैंने अगर परफॉर्म ना किया तो मुझे तो ये टीम से निकाल देंगे, तो वो सेल्फिश हो जाता है। तो सेल्फिश को भी आप नहीं ख़त्म करना ना। अगर वो खुद इस तरह अपने आप को ट्रेन अप नहीं कर पा रहा प्लेयर, तो फिर आपका काम है उसको एजुकेट करना, उसको लेके चलना, उसको समझाना। तो ये मैं इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों साइड पे शिफ्ट करूँगा। अच्छा, इसी बात से एक सवाल मेरे जहन में आया है कि 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यंगस्टर्स को खिलाया जाए, नए लोगों को चांसेस दिए जाएं। कुछ लोग कहते हैं कि पुराने प्लेयर को लेके ही चले, क्योंकि वो खेल रहे हैं तो हमारी टीम को अच्छा लेकर चलेंगे, हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। तो इस पे आप क्या कहते हैं, हमें यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए या पुराने प्लेयर्स को ही खिलवाना चाहिए? देखिए, उसका प्राइम एग्जांपल ये है कि प्रेसिडेंट ये बताता है आपको जितनी भी वर्ल्ड कप टीमें जीती हैं ना, उनके अंदर ब्लेंड होता है, यूथ का और सीनियर प्लेयर्स का ब्लेंड होता है। आपका सारे जूनियर भी नहीं खिला सकते, सारे सीनियर भी नहीं खिला सकते। यूथ आपको, मेरा मानना ये है कि वो आपको ऐसी चीज़ें करके देती है जो सीनियर नहीं कर सकता। वो जो सीनियर है वो आप उसको कंट्रोल करता है, जैसे किसी का एग्रेशन है तो उसको कंट्रोल करके वो प्रेजेंट करेगा। तो उसमें हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं? हमने भी जब अच्छी फतोहात हासिल की तो हमारी टीम का ब्लेंड अच्छा था। 92 की मिसाल देते हैं हम, 2009 के वर्ल्ड कप की मिसाल देते हैं, चैंपियन ट्रॉफी की मिसाल देते हैं। तो हमारे पास सीनियर भी थे, जूनियर भी थे। अभी रिसेंट पास में प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि एक तो लड़कों को चांस नहीं दिया जाता।
जब दिया जाता है तो ऐसी मुश्किल कंडीशन में दिया जाता है जहाँ पे वो कोलैप्स कर जाते हैं। फिर अभी मैं कुछ ऐसे नाम भी लेना चाहूँगा, जैसे अभी 3-4 सीरीज़ में हमने उमैर बिन यूसुफ था, कामरान गुलाम था, ये कुछ 2-4 ऐसे लड़के हैं जिन्होंने बड़ा परफॉर्म किया डोमेस्टिक में, आपने टीम में सेलेक्ट कर लिया बट आपने कोई मैच नहीं खिलाया। ये आमिर जमाल जो भी ऑस्ट्रेलिया में वंडर कर रहा है इस लड़के ने भी ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया, उसने अपना स्किल उस पे टाइम भी शो कर दी थी। आपने इसको नहीं खिलाया, फ़हीम अशरफ को प्रेफरेंस दी। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने शुरू में कहा था कि नेपोटिज्म फेवरेटिज्म आ जाता है, आप अपने किसी दोस्त यार को प्रेफरेंस दे जाते हैं। बच्चे को जब आप किसी का टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको लेके चलना होता है आपको साथ, उसको बनाना होता है। हमने अपने यंगस्टर को पीछे चांस दिया अफगानिस्तान की सीरीज़ के अंदर, जो यूएई के अंदर खेली हमने शारजा में, मुश्किल पिच पे खिलाया, उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। आपने कहा देखा ये इस काबिल ही नहीं है, इनकी टीम में जगह नहीं बनती, फिर पुराने लड़के वापस आ गए। सबको खिलाना भी गलत था, जिस तरह मैंने कहा ब्लेंड होता है, आप हर एक को नहीं खिला सकते, आप आस्ता आस्ता ट्रेन करते हो। एक लड़के को इन करेंगे, जब वो स्टैब्लिश हो जाएगा फिर अगला लड़का आप इन करेंगे, इसी तरह पुराना लड़का अपनी जगह छोड़ जाता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की वाइट साइड है, उनका लड़का पीक पे होता है तो वो छोड़ जाता है जगह, जैसे उसको और बोर्ड को रियलाइज़ होता है अब मेरे से बेहतर बच्चा आ चुका है, वो परफॉर्म करना शुरू हो गया है, वो एक सीनियर जो है वो अपनी जगह छोड़ देता है। और आज तक हमने उनकी कभी मीडिया पे कोई बात नहीं सुनी। एक तो ये गलत है कि हमारी जगह कोई नहीं छोड़ता दूसरा ये है कि हम अपने हीरोज़ की वैल्यूज़ भी नहीं करते। अगर हम देखें तो इमरान खान के बाद आपको शायद ही, मेरा ख्याल है 20-30 साल में एक या दो नाम आपको सुनने को मिलेंगे जिन्होंने रिज़ाइन किया, जिन्होंने कहा जी हम इंटरनेशनल क्रिकेट से रिज़ाइन करते हैं। आपको वसीम अकरम का नहीं पता कब किया, आपको वसीम अकरम के अलावा शुएब अख्तर का नहीं पता चलेगा, अफरीदी का नहीं पता चलेगा। अफरीदी 2-3 साल यही कहते रहे मुझे एक फेयरवेल मैच दे दें, ठीक है। तो आपने ये इतना बड़ा ब्रिज नहीं रखना, आपने ब्रिज का रोल प्ले करना है, गैप नहीं रखना। आपको चाहिए था कि अपने जो इतना बड़ा लेजेंड, इतने बड़े नाम, इनको बैठाते, इनको कहते जी आपने बड़ा सर्व किया है कंट्री को, दिस इज़ अ टाइम, हमें यंगस्टर मिल चुका है, हम आपको ऑनर करते हैं, अच्छा। हम आपको फेयरवेल देते हैं, उनको शाइया देते हैं, उनको अच्छे तरीके से रुखसत करते। उससे क्या होना था कि जब आप, मेरा मानना ये है मेरा, कि जब आप अपने हीरोज़ को वैल्यू करते हैं ना तो आपकी गेम भी फ्लरिश करती है, और हीरो की कदर करने से फिर यंगस्टर भी उसको फॉलो करता है। जब वो देखेगा उसका अंजाम बड़ा बुरा हुआ, उसको किसी ने पूछा ही नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन है, 3 दफ़ा उन्होंने, 4 दफ़ा रिटायरमेंट ली, चौथी का पता ही नहीं है। अब्दुल रज़ाक सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है पाकिस्तान का, उसने भी 2-3 दफ़ा रिटायरमेंट ली, आखिरी ली नहीं, अभी तक वो रिटायर ही नहीं मेरा ख्याल हुए। तो यानी कि वो कोई सिस्टम ही नहीं है इस हमारा कल्चर का पार्ट। तो अगेन मैं फिर वही बात करूँगा, ये फादर फिगर का रोल पीसीबी को अदा करना पड़ेगा। अगर लड़के हमारे उस तरह की समहाउ अवेयरनेस नहीं रखते तो आपको बड़ापन का रोल प्ले करना पड़ेगा। होता ये है कि जो चेयरमैन होते हैं वो पहले आते हैं, पहले वो इन प्लेयर्स के फ़ैन होते हैं, जब अथॉरिटी आती है, जब चीज़ आते हैं तो वो कहते हैं ये हमारे गुलाम है, ये हमारे आगे सर झुकाएं। अब प्लेयर पावर जो है वो पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट में बहुत वैल्यू रखती है, पाकिस्तान में भी ऐसा, इंडिया में भी ऐसा ही है। तो प्लेयर पावर को ब्रेक नहीं करना चाहिए आपको, फिर भी मेरा मानना ये है कि उसको वैल्यू करें। हाँ, अगर उसकी जगह नहीं बनती, एक खूबसूरत तरीके से पूरी नेशन को दिखाया जाए ये हमारा लेजेंड था, ये सुपरस्टार था, इसको हमने इस तरह फेयरवेल दिया, उसको अल्लाह हाफिज़ किया, ताकि कल को जो बच्चा आ रहा है वो भी उसी को फॉलो करे। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद में से बेहतर कप्तान कौन है? इस पे थोड़ा सा एनालिसिस करें। देखिए शाहीन का तो हमें पीएसएल में देख चुके हैं कि उन्होंने 2 टाइटल बैक टू बैक लाहौर कलंदर को जिताए हैं, जो कि बड़ी अचीवमेंट है। बट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑल टुगेदर डिफरेंट है, और बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं शाहीन अच्छी ऑप्शन है। अभी जितने भी लड़के हैं इन सब में से बेस्ट ऑप्शन शाहीन की है। अच्छा। अग्रेशन है, यंग है, ग्लिम्सेस भी नज़र आए हमें लाहौर कलंदर की तरफ से पीएसएल में, उनके अंदर स्पार्क है, और थोड़ा सा अगर हम टाइम दें तो ग्रूम कर जाएंगे। बट साथ उनके पैरेलल ये देखना पड़ेगा जो इनका इंजरी का मसला है वो बहुत सीरियस है। 1.5-2 साल से इन आउट होते हैं, अभी भी 2 टेस्ट मैचेस खेले, ड्रेन्ड हो गए, तीसरा मैच नहीं खेल पाए। श्रीलंका में हमने अवर दर्शन करवा दी, एशिया कप में वो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, वर्ल्ड कप में भी नहीं कर पाए। हाँ, तो कैप्टन की टीम में जगह बननी भी ज़रूरी है, और बिल्कुल। कैप्टन आपका नंबर 1 चॉइस भी होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है, ताकि एक मैसेज आए पूरी 10 लड़कों को कि कैप्टन तुम्हारा ऐसा प्लेयर है जो सबसे बेस्ट है और तुमने ऐसा बनना है। तो देखिए हम बात करते हैं ना रोल मॉडल की, तो रोल मॉडल आपने इस तरह भी क्रिएट विद इन द टीम भी करने होते हैं। तो शाहीन इज़ अ वेरी गुड चॉइस। अभी शाहीन कप्तानी के साथ साथ अपनी फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। शान मसूद मेरा ख्याल है लेट कमोडिटी है, इस टाइम किसी ने एक्सेप्ट नहीं की। मेरे सोर्सेज के मुताबिक बाबर ने खुद जैसे छोड़ दी,
सरफराज से भी इन्होंने शायद बात की, सरफराज ने भी एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि उन्हें पता था कि ऑस्ट्रेलिया की टफ सीरीज़ है, ये सारा का सारा मलबा जो मैंने इज्जत कमाई है क्रिकेट में वो आ जाना कि सरफराज भी फारूक कप्तान था, तो फिर उसके अलावा कोई इनके पास प्लेयर ही नहीं था। तो होता ये है पाकिस्तान में कि जो टीम में होते हैं जब निकलते हैं तो बिल्कुल टीम से आउट हो जाते हैं, और जब टीम में नहीं भी होते, शान मसूद अब साल डेढ़ से इन आउट है, टीम का परमानेंट मेंबर नहीं है, हाँ। वो डायरेक्ट आए हैं तो लैंड किया एज ए कैप्टन। अप्रोच अच्छी है, एग्रेसिव है, गेम सेंस भी मुझे लगता है अच्छी है उनकी, अच्छा। और काउंटी में भी कप्तानी से डर्बशायर की तरफ से वो 2 सीज़न कर चुके हैं, तो गेम सेंस में कोई नहीं है। हाँ, फिटनेस भी अच्छी है, शायद 2-2.5 साल के लिए तो मेरा ख्याल है आपको इनके साथ स्टिक करना चाहिए। गिवन सर्कमस्टांसिस में ये दोनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन एक मैं अब आज कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को मेरी नज़र में, जो मैं क्रिकेट सेंस या गेम समझता हूँ जितना, एक कैप्टन मिल चुका है अब फ्यूचर के लिहाज से, वो अमर जमाल है। जिस लड़के ने आके अभी हमने देखा कि खूबसूरत बॉलिंग की, 18-20 आउट कर चुका है, बैटिंग में उसने एग्रेशन शो किया, ये तो उसकी होगी क्रिकेटिंग नॉलेज। जो हम बाबर की पहले बात कर रहे थे, उसकी मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, क्या लॉजिकल, क्या खूबसूरत लड़का, वो कंपोज नज़र आया। उसकी हमने उर्दू की बात भी सुनी, हमने उसकी इंग्लिश की भी सुनी, किस तरह उसने अपने आप को कैरी किया इंटरनेशनल मीडिया के आगे। मेरी नज़र में, मैं बहुत अर्ली कर रहा हूँ बात, अभी मैं ये नहीं कहता फ़ौरन बना दें, बट आई कर लें इस लड़के को, इसको वेस्ट ना करें। अभी बहुत लड़के हमने ऐसे लड़कों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जो छोड़ के अब अमेरिका चले गए हैं। अभी आपको रिसेंट फ्यूचर में नज़र आएंगे कम से कम 10-15 लड़के जो रिज़ाइन दे के अब आपको अमेरिका शिफ्ट होते नज़र आएंगे। 5-6 तो चले गए हैं, बाकी 15-20 अभी आपको कुछ 2-3 मंथ में नज़र आ जाएंगे। तो ये ऐसे लड़के जो टैलेंट है, जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, उनको बनाएं, उनको वैल्यू करें, उनको लेके चलें। जैसे हमने शोबिस की बात की थी, क्रिकेट में भी ऐसा है, एक लड़का जिसके पास शूज़ नहीं है, खाने का कुछ नहीं है, वो 1-2 मैचेस में परफॉर्म करता है, टीम में आने के बाद सुपरस्टार बनता है, उसके पास करोड़ों रुपए आ जाता है। अब उसको मैनेज किसने करना है? वो बेचारा एक हम्बल बैकग्राउंड से आया है, उसको ना फेम की समझ आ रही है, वो 7 स्टार होटल में रह रहा है, बड़ी से बड़ी गाड़ी वो ले ली उसने, घर जितना चाह, पहले उस बेचारे के पास शूज़ भी नहीं थे, तो अब उसको भी तो किसी ने एजुकेट करना है ना। तो मेंटोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे लोग साथ अटैच करने पड़ेंगे, ऐसे कोचिज साथ रखने पड़ेंगे। और मैं तो जब भी मेरी पीसीबी के किसी भी थिंक टैंक में से किसी बड़े बंदे से बात होती है, तो मैं उनको ये ज़रूर सजेशन देता हूँ, जहाँ आप इनकी कोचिंग के लिए करते हैं, इनके साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी काम करें, इनको साथ दैट्स ग्रूम वेरी करें। इंपॉर्टेंट। फिर आप जब वो लड़का गलती कर जाता है, वो लाइन क्रॉस जब कर जाता है, तो फिर आप कहते हैं जी वो इसने गुनाह कर दिया, इसको मार दें। वो जैसे अली रज़ी ने बड़ा खूबसूरत फरमाया ना, चोरी करने से पहले आप उस चोर को सजा देने से पहले उस हुक्मरान को उधर पूछे कि उसने चोरी क्यों, तो आपने ग्रूम भी तो करना है, बनाना भी है अपने बच्चों को। तो ये मेरा ख्याल एक एरिया ऐसा है जिस पे पीसीबी को स्ट्रिक्टली देखना पड़ेगा, उस पर फोकस करें, तो आप इस स्पोर्ट में वंडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत कहीं अच्छा बहुत लगा वेलकम, आपसे बात करके। भाई हम आखिर में आपसे दिल ये खोल के सवाल, सारा कुछ ही बोल दिया है तो। बहुत कुछ ही बोल दिया भाई, दिल तो बहुत कर रहा है कि और भी आपसे बातें करें, थैंक यू लेकिन सो हमारे ऑफ स्क्रीन जो लोग इर्द गिर्द मेरे बैठे हैं वो कह रहे हैं जी जल्दी ख़त्म करें, बहुत भूख लगी हुई है। मच। तो ओके खैर इंशाल्लाह हम फिर कभी मुलाकात करेंगे, जी जी, बातचीत इंशाल्लाह सुनो करेंगे। फैमिली का पार्ट है, हम तो ज़रूर हाँ, इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। मुलाकात होती रहेगी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल एक ज़हन में आया है, आखिरी सवाल मैंने पहले बोल दिया, लेकिन ये मेरा आखिरी सवाल है कि हम अक्सर जब बच्चा बड़ा होता है तो हम उससे पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनोगे? आपने इतना कुछ ज़िंदगी में कर लिया है, हम आपसे अब पूछते हैं कि अब बूढ़े होके क्या करेंगे आप? कुछ और करने का इरादा है अभी? देखिए फ्यूचर तो अल्लाह ताला की ज़ात को पता है, और हुँ, अभी जो मैं अपनी लाइफ में मुझे लगता है कि अब जो कर रहा हूँ ना, वो मैं इसको बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आप, कई दफ़ा होता ये है कि आप ज़िंदगी में, आपको सारी ज़िंदगी में पता ही नहीं चलता मैं किस चीज़ में ठीक हूँ। हुँ, अपनी खूबी को पहचानने से ही आपको कामयाबी मिलती है। हुँ, आपको हो सकता है कोई कहे कि आप फलानी चीज़ में बहुत अच्छे हैं, कोई कहेगा आप फलानी चीज़ में बहुत अच्छे हैं। कई दफ़ा आपको खुद ही समझ नहीं आती मैं क्या करता हूँ। आप अगर लेट्स सपोज एक बंदा बैंक में जॉब लगी, कहीं भी जॉब उसकी लग गई, वो सारी ज़िंदगी वो था ही नहीं उसकी कमोडिटी, और लगा हुआ करते 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 उसने 40 साल नौकरी की, रिटायर हुआ, फोत हो गया। हुँ, तो वो, हालांकि हो सकता है वो बहुत ज़बरदस्त पेंटर होता, अब ये तो उसने रियलाइज़ करना ना। हाँ, कई दफ़ा होता है कि आपको कोई ऐसा उस्ताद मिल जाता है, कोई दोस्त मिल जाता है, कोई भी फैमिली मेम्बर, आपके बाप ऐसा हो सकता है विजन वाला, हाँ, कोई फैमिली मेम्बर, कोई तुम इसमें बड़े ज़बरदस्त हो, इसी पे काम करो। कई बिजनेस में बड़े अच्छे होते हैं, वो कहते हैं यार तुम बिजनेस में आउटस्टैंडिंग हो। हुँ, तो आपको, मैंने जितने भी कामयाब लोग देखे हैं, सारे को मैंने बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ा भी, देखा भी। मेरी कोशिश होती है कि ऐसे अच्छे लोगों में, बड़े लोगों में बैठूं भी, टाइम भी स्पेंड करूं। हुँ, उन सब से मैंने एक ही चीज़ देखी कि उनको ये रियलाइज़
ज़रूर हो गया था कि हम इस चीज़ में अच्छे हैं, उसी काम पे वो लगे रहे, उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। अच्छा। तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगता था कि मेरी ये साइड है, ये है लकी इनफ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई स्ट्रगल नहीं उस तरह करनी पड़ी, अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने खुद दे ही दी। आसानी से करवा दी। माशाल्लाह। बट उसमें परसिस्टेंट मैं रहा, टाइम लगा थोड़ा सा मुझे भी, ऑब्वियसली ये नहीं कि पहले दिन ही हो गया, 2.5-3 साल जिस तरह मैंने कहा कि एज ए एनालिस्ट काम किया, फिर जाके ये किया एज ए होस्टिंग की। तो बट आप पहचान लें किसमें यू आर गुड इनफ, उस पर स्टिक कर जाएं और शॉर्टकट की तरफ ना जाएं। यंगस्टर को लास्ट मैसेज ये है, आप उस चीज़ को देख के फिर स्टिक करके लगे रहे। देखें इसका सबसे खूबसूरत लाइफ के अंदर जो आपको मैसेज मिलता है ना, वो नमाज से मिलता है। अल्लाह ताला ने हमें नमाज का एक दफ़ा हुक्म क्यों नहीं दिया? हफ्ते में एक दफ़ा कह देते, हफ्ते में एक दफ़ा पढ़ लो। दिन में 5 दफ़ा क्यों है? इंसान को परसिस्टेंट बनाने के लिए कि वो कंसिस्टेंट बेसिस पे अपना टेम्परामेंट लूज ना करे। देखें ना, आप बहुत क्लोजली देखेंगे नमाजी और बेनमाजी में आपको डिफरेंस नजर आएगा कुछ। सही तो बात है। नमाजी होगा ना, वो अगर नमाज डिफरेंट है, सुबह की नमाज फजर की आप नींद छोड़ के पढ़ रहे हो, दोपहर की नमाज आप खाने के लिए है, उस टाइम खाना के साथ मैनेज कर रहे हो, असर सबसे पीक टाइम है आपके काम का, उसमें पढ़ रहे हो, मगरिब घर जाने का टाइम है उसमें पढ़ रहे हो, रात रेस्ट करना है उसमें पढ़ रहे हो। तो आपको कितना उसने परसिस्टेंट किया। तो रब को तो ज़रूरत नहीं है, तो रब अपनी दीन के अंदर भी हर चीज़ में हिकमत है, लॉजिक आपको मिलती है। तो मेरा यही मैसेज भी है यंगस्टर को भी, जो कोई भी काम करना चाह रहे हैं। ये तो हम चलें एक साइड की बात करें, अपने आप को पहचाने, जितना जल्दी हो सकता है पहचाने। लाइफ में लेट पहचानने से भी कई दफ़ा ट्रेन निकल जाती है, हाँ, गाड़ी छूट जाती है। गाड़ी छूट जाती है। तो आप 20-22, आजकल तो बच्चे माशाल्लाह बड़े शार्प है, जल्दी कोशिश करें, अपने कोशिश करें कि 20-22 तक या 25 तक एटलीस्ट, इससे लेट ना हो। आप अपने विजन में ले आएँ कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, वो करना शुरू कर दें। और मेरा मानना ये है कि आप 40 तक उसको पा लेते हैं। ज़िंदगी की आपको पीक मिलती है 40 पे। 40 के बाद अगली जितनी भी ज़िंदगी है ना आपकी, आपने सिर्फ जो आपने फील्ड पकड़ी हुई है, जो काम कर रहे हैं ना, उसी पे आपने स्टेबिलिटी के साथ चलना है। 40 के बाद हार्डवर्क तो चलती है, खैर है, लेकिन वो फिर एक स्टेबल होनी चाहिए। उसमें जो एनर्जी आपने 20-22 से लेके 40 तक लगानी है ना, वो जिसे कहते हैं स्मार्ट वर्किंग। आपने अपना विजन लिखा, 3 स्टेप में चलें, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। पहले विजन में आइडेंटिफाई करें कि आई एम गुड इनफ इन दैट थिंग, उस चीज़ को पकड़ लें, फिर उस पर मेहनत करें। उसमें जो आपने अचीव करना ना, वो आके अल्टीमेट उसमें गोल अचीव कर दें। फिर 20-25 साल उसी के ऊपर स्टिक करके उसी को एंजॉय करें, चलते रहें, फिर उसी पे चलते रहें, ताकि ज़िंदगी के वो फेज़ आपके चलते रहें। अगर आप आइडेंटिफाई 40 में कर रहे हैं, मेहनत आपकी आगे 50 में ख़त्म होनी है आपकी। एक बंदा 40-45 में आके कह रहा है मैंने एंकर बनना है, और एग्जाम्पल से सिंप्लीफाई कर देते हैं। 40-45 में उसने शुरू किया, उसको चांस मिलते मिलते 50 हो गए। अब 50 में जाके वो क्या उस पर वो उसको अपने तो आप को स्क्रीन बनाए। नहीं एक्सेप्ट करेगी भाई। एकदम लेट नहीं होना आपने, लेट नहीं तो होना, राइट टाइम पे आप अपनी गाड़ी सही टाइम पे स्टार्ट पकड़ें। करनी है और यस, सही टाइम पे स्टॉप करनी है। स्टॉप करनी, बिल्कुल यही मैसेज चलें, है। बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू बात सो करके, मच जी, मज़े मज़े सेम की हियर। बातें की और अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इंस्पिरेशनल बातें की, और थैंक यू उम्मीद सो है मच। कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए चेहरे के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।